आज से करीब 2.5 साल पहले एक लड़की की जान बचाते हुए मुझे एक भारी ट्रक ने टक्कर मार दी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को प्राचीन समय में एक काउंटी मैजिस्ट्रेट के रूप में पा चुका था। इतना ही नहीं, मेरे पास एक अल्टीमेट सप्लाई सिस्टम भी जाग चुका था। मुझे लगा था कि इस सिस्टम की मदद से मैं अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थीं: सफेद पॉरेज, पिकल्ड मस्टर्ड ग्रीन्स और एक अजीब सा सप्लाई सिस्टम। उसी दौरान मुझे एक पुरानी बात याद आई थी कि अगर प्राचीन समय के फोर्स्ड लेबरर्स को सिर्फ कॉन्जी और पिकल्स खिलाए जाएं तो क्या वे विद्रोह कर देंगे? लेकिन पिंगलियांग काउंटी पहुंचते ही मुझे असली हालात का अंदाजा हो गया। लोग भूखे थे और मदद की उम्मीद में मेरे सामने जमा थे। तभी मैंने कुछ अपाहिज लोगों को देखा जिनके पास खुद के लिए कुछ नहीं था। उनके बीच वू लाओलियू नाम का एक आदमी था। उसने बताया कि वो उनका लीडर नहीं है, लेकिन उसके हाथ में मौजूद टूटी तलवार से बाकी लोग उससे डरते हैं। मैंने उन्हें 2 बोरी अनाज दे दिया और कहा कि इसे सब में बांट लें। उनके लिए यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें इंसान की तरह खाना अपने हाथ से दिया था। यही छोटी सी मदद आगे चलकर हमारे बीच लाइफ एंड डेथ फ्रेंडशिप की वजह बन गई। मैंने अपना परिचय ज़ौ यी के रूप में दिया और घोषणा की कि अगले दिन से गवर्नमेंट ग्रैनरीज खोलकर डिजास्टर विक्टिम्स को राहत दी जाएगी। काउंटी ऑफिस पहुंचने पर मुझे पता चला कि पिछला मैजिस्ट्रेट और उसका एडवाइजर शोंगनू के हाथों मारे जा चुके थे। आधे साल से इंपीरियल कोर्ट की तरफ से न रीइंफोर्समेंट्स आए थे और न ही सप्लाईज। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर कोर्ट मदद नहीं करेगी तो मैं अपनी फैमिली वेल्थ से पिंगलियांग काउंटी के लोगों को बचाऊंगा। मेरे लिए राजा, नोबल या आम आदमी होने से ज्यादा जरूरी इंसान की जान थी। लेकिन पॉरेज मुफ्त नहीं था। मैंने साफ कहा कि अगले दिन सुबह से साउथ सिटी वॉल को दोबारा बनाया जाएगा और जो भी काम करेगा उसे दोपहर में पॉरेज मिलेगा। इसी बीच यांगश्यू को काउंटी सेक्रेटरी बनाया गया और मैंने ग्रैनरी को लॉक करने का आदेश दिया। कहा गया कि ग्रेन उसी रात पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते में किसी ने एक भी ग्रेन ट्रांसपोर्ट टीम नहीं देखी। फिर भी अगले दिन ग्रैनरी अचानक अनाज से भर चुका था। इसके बाद कांस्टेबल चियान ने लोगों को 10-10 के ग्रुप्स में रजिस्टर किया और काम करने वालों के नाम के हिसाब से दोपहर का खाना बांटना शुरू किया। लोगों को इतना अच्छा ग्रेन और भरपेट पॉरेज मिल रहा था कि हर कोई ज्यादा खाना चाहता था। लेकिन बाई शेंग नाम का एक आदमी बिना काम किए 2 बोल्स पी गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसने माफी मांगी और कहा कि भूख की वजह से उससे गलती हो गई और वो दोपहर में एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। मैंने उसे जाने दिया और फिर ऐलान करवाया कि अगले दिन जो भी काम करने आएगा उसे डबल पोर्शन मिलेगा। ये बात पूरे शहर में फैलते ही अगले दिन साउथ सिटी वॉल पर वर्कर्स की संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई। लोग पहली बार पेट भर खाना खाकर काम कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मैजिस्ट्रेट ज़ौ के साथ रहना उनके लिए अच्छी जिंदगी की शुरुआत है। काम बढ़ने के साथ मेरे सिस्टम में रेपुटेशन बार भी भरने लगा। रेपुटेशन बढ़ने पर नए सप्लाईज अनलॉक हो सकते थे और इस बार 3 रिवॉर्ड्स उपलब्ध हुए: पोटैटो सीड्स, वाटर और सीमेंट। मैंने तुरंत समझ लिया कि इन चीजों का इस्तेमाल पिंगलियांग काउंटी को मजबूत बनाने में किया जा सकता है। मैंने एक वेल खुदवाने का आदेश दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने चेतावनी दी कि 10 फीट से पहले ही चट्टान मिल जाएगी और पानी नहीं निकलेगा। फिर भी खुदाई जारी रही और आखिरकार एक बहुत बड़ी चट्टान सामने आ गई। तभी मैंने स्प्रिंग गशिंग स्टोन की लेजेंड सुनाई। कहा जाता था कि कुनलुन माउंटेन्स पर एक सेलेस्टियल स्टोन और डिवाइन हर्ब ने हजारों साल बिताए थे। जिंगिक्शू ने मानव रूप लिया और उसका पुरुष रूप बाओयू तथा महिला रूप डायू कहलाया। लेकिन उनके आसानी से हेवन जाने की अनुमति नहीं थी। क्वीन मदर ने 108 सेलेस्टियल जनरल्स भेजे जिन्होंने उन्हें पकड़कर हेवन ले जाया। बाद में उन्हें 8 ट्राइग्राम्स फर्नेस में 49 डेज तक रिफाइन किया गया और इसी प्रक्रिया से स्प्रिंग स्टोन बनी। लेजेंड के अनुसार केवल 3 तरह के लोग उसे एक्टिवेट कर सकते थे: गहरे सच्चे प्रेम वाले, दुनिया के कल्याण को दिल में रखने वाले सेजेस और ट्रू सन ऑफ हेवन। मैंने दावा किया कि मैं वही सेज हूं जिसके दिल में पूरी दुनिया का कल्याण है। चट्टान को देखकर सबको लगा कि शायद यह सिर्फ एक साधारण पत्थर है, लेकिन फिर मैंने उसे चखा और वो मीठी निकली। इससे साफ हो गया कि यही स्प्रिंग स्टोन थी। लोग मानने लगे कि मैजिस्ट्रेट शायद सेंट का रीइंकार्नेशन है। आखिरकार वेल तैयार हुआ और उसमें से पानी निकलने लगा, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। पिंगलियांग काउंटी में अब मजबूत वॉल्स तो थीं, लेकिन पर्याप्त लोग और सोल्जर्स नहीं थे। 6 महीने बाद 4 नए सिटी गेट्स तैयार हुए। मैंने लोगों को बताया कि सिर्फ वॉल से चैन से नहीं सोया जा सकता, क्योंकि उत्तर में शांगनू, पश्चिम में चियांग और दी और पूर्व में खितान मौजूद थे। पूरे काउंटी में 10 क्रॉसबोज तक नहीं थे और स्पीयर्स भी 30 से कम थे। इसलिए मैंने लोकल वॉलंटियर्स से सिटी गार्ड बनाने का फैसला किया। सिटी गार्ड में शामिल होने वालों को दिन में 3 बार सॉलिड राइस, हर महीने 200 कैटीज राइस और 30 पैक्स पिकल्ड मस्टर्ड ग्रीन्स मिलने वाले थे। भर्ती के लिए एक भारी स्टोन लॉक को सिर के ऊपर 10 सेकंड्स तक उठाना था। छोटी स्टोन लॉक उठाने वालों को सिटी मैनेजमेंट स्क्वाड में जगह मिल सकती थी। तभी सबकी नजर एक हाथ वाले वू लाओलियू पर पड़ी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो इसे उठा पाएगा, लेकिन उसने भारी स्टोन लॉक एक ही हाथ से उठा दिया। इसके बाद शी डैनियन भी सामने आया, लेकिन उसे सिटी गार्ड में जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो काउंटी का अकेला ब्लैकस्मिथ था।
मैंने उसे सैनिक बनाने के बजाय आर्मरी का लीडर बना दिया ताकि वो सिटी गार्ड के लिए वेपन्स तैयार करे। मैंने उसकी सैलरी भी बढ़ाने का वादा किया। यह सुनकर शीडेनियन ने मेरी सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की बात कही। अब हमारे पास 68 सिटी गार्ड्स और 138 मेंबर्स की सिटी मैनेजमेंट ब्रिगेड थी। सोल्जर्स भी थे और उन्हें हथियार देने वाला ब्लैकस्मिथ भी। इसके बाद हमारा अगला काम था लोगों के रहने के लिए घर बनाना। सिटी वॉल पूरी हो चुकी थी, लेकिन विलेजर्स के घर अभी भी खंडहर थे। मैंने आदेश दिया कि वॉल से बची एक भी ब्रिक बर्बाद नहीं होगी और इन्हीं ब्रिक्स से नए घर बनाए जाएंगे। कुछ ही समय में हर दिन नए घर तैयार होने लगे। सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को पहले घर दिए गए और उन्हें यूसेज राइट्स मिले। फिर लेबर पॉइंट्स और सोशल कंट्रीब्यूशन के आधार पर पर्याप्त पॉइंट्स जमा करने वालों को वही घर पूरी तरह अपना बनाने का अधिकार मिलने लगा। इससे लोगों को पहली बार लगा कि मेहनत करने पर उनका अपना घर भी हो सकता है। उधर जाओ शामाओ ग्रेन बेचने गया और 10 कार्ट्स ऑफ ग्रेन के बदले 3000 टेल्स लेकर लौटा। लेकिन शुयांग सिटी में ड्रॉट के कारण ग्रेन प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे और ग्रेन मर्चेंट्स मिलकर आम लोगों के लिए अनाज महंगा कर रहे थे। मैंने तय किया कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हमें लोगों और टैलेंट को पिंगलियांग काउंटी में लाना होगा। योजना थी कि शुयांग सिटी में ग्रेन शॉप खोली जाए और वहां मर्चेंट्स के साथ प्राइसेस बढ़ाए जाएं, जबकि पिंगलियांग काउंटी में ग्रेन सस्ता रखा जाए। इससे धीरे धीरे लोग अपने परिवारों के साथ यहां आने लगेंगे। इस काम के लिए बाई शेंग को चुना गया क्योंकि वो काम से बचने में माहिर था और ग्रेन मर्चेंट से निपटने के लिए यही स्किल उपयोगी थी। मैंने उसे साफ चेतावनी दी कि प्राइसेस बढ़ा सकता है, लेकिन गरीबों को धोखा नहीं देना। हमारा दुश्मन ग्रेन मर्चेंट्स हैं, आम लोग नहीं। इसी दौरान कुनलुन माउंटेन के इमॉर्टल सीड्स भी मिले, जिन्हें 3000 जिन परम्यू के हिसाब से लगाने का आदेश दिया गया। अब योजना का पहला कदम पूरा हो चुका था और अगला सवाल सिर्फ इतना था कि क्या लोग यहां आने के लिए तैयार होंगे और क्या हम उन्हें पिंगलियांग काउंटी में रोक पाएंगे। धीरे धीरे शुयांग सिटी से नए लोग पिंगलियांग काउंटी आने लगे। जाओ टिएजू नाम का एक आदमी आया जिसने बताया कि उसका कजिन जाओ शाओमाओ यहां है। नए लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्टयार्ड के यूसेज राइट्स मिलते थे और लेबर पॉइंट्स के जरिए वे आगे चलकर घर के मालिक बन सकते थे। यहां ब्लैकस्मिथ को रिवॉर्ड में 200 जिन और 5 लोगों के परिवार को कुल 600 जिन तक फाइन ग्रेन मिलता था। कारपेंटर होने पर अतिरिक्त 100 जिन मिलते थे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैजिस्ट्रेट जो उन्हें इतना कुछ दे रहा है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। शॉपकीपर बाय का अर्जेंट मैसेज आया कि ग्रेन लूट लिया गया है। पता चला कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के लोगों ने ग्रेन की रखवाली कर रहे सभी 10 आदमियों को पकड़ लिया था और हर आदमी के बदले 100 कैटीज ग्रेन रैंसम मांगा जा रहा था। जब यह खबर जोई तक पहुंची तो उसने बाईशेंग से हाइफेंग स्ट्रांग होल्ड के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया। उसे ग्रेन की चिंता नहीं थी क्योंकि ग्रेन दोबारा उगाया जा सकता था। उसकी असली चिंता उन 10 लोगों की थी। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर उन 10 में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी बाईशेंग की होगी। उसी समय रेपुटेशन मीटर लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए जॉई ने एक सिस्टम ड्रॉ किया और रिवॉर्ड के रूप में मिंगवांग आर्मर सामने आया। मिंगवांग आर्मर के बजाय सिस्टम ने मुझे परकवाट दे दिया, जो एक हाईली टॉक्सिक और इनक्यूरेबल पॉइजन था। मुझे समझ आ गया कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस से निपटने के लिए अब योजना बनानी होगी। मैंने अपने सभी ट्रूप्स को आदेश दिया कि लोगों की प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखनी है और सारी सप्लाईज को प्रॉपरली रजिस्टर करना है। दूसरी तरफ बाईशेंग ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के बारे में लगातार जानकारी जुटा रहा था। मैंने जियानरोंग को आदेश दिया कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस की डिटेल्स जानबूझकर बाईशेंग तक पहुंचा दी जाएं, ताकि देखा जा सके कि वे इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। 7 दिन बाद ब्लैकविंड फोर्ट्रेस में फैसला लिया गया कि हॉस्टेजेस को और खिलाना बेकार है, इसलिए उन्हें मार दिया जाए। लेकिन तभी जॉउस ग्रेन शॉप से लोग रैंसम देने पहुंच गए। वहां वोंग टिंग नाम का आदमी सामने आया। उसने बताया कि वह वोंग विलेज का रहने वाला है और लगभग आधे साल पहले जोई से मिल चुका था। उसने पहले जोई से मिली मदद को याद रखते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी जताई थी। इसके बाद तय हुआ कि 3 दिन बाद ब्लैकविंड फोर्ट्रेस पर हमला किया जाएगा। जोई के लोग सीधे फोर्ट्रेस पर टूट पड़े। आदेश था कि साई बॉकिंग को जिंदा पकड़ा जाए। कुछ ही समय में फोर्ट्रेस के लोग भागने लगे और साई बॉकिंग तथा दूसरे लीडर्स को पकड़ लिया गया। जोई ने साफ कहा कि 10 दिन पहले उन्होंने उसका ग्रेन लूटा था और उसके लोगों को हॉस्टेज बनाया था, इसलिए अब वो अपना हिसाब लेने आया था। जब शी बॉकिंग ने वाइन में पॉइजन देने की बात कही तो जवाब मिला कि जब वे लोकल पीपल को टॉर्चर कर रहे थे तब उन्हें अपनी गंदगी की चिंता नहीं थी। पूछताछ में पता चला कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस को ये फैमिली ग्रेन शॉप के ये जियानरोंग ने जानकारी दी थी और इसके बदले 20 गोल्ड बार्स दिए थे। ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के 316 लोगों को खत्म करने का आदेश दिया गया, लेकिन बाद में प्रिजनर्स को जिंदा रखने और पिंगलियांग काउंटी वापस ले जाने का फैसला हुआ ताकि लोगों के सामने पूरे मामले का जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ डंजन में बंद हॉस्टेजेस को भी बचाया गया। उनमें चुन्नी भी थी, जिसे वोंग टिंग ने पहचान लिया। उसने बताया कि इन लोगों ने हॉस्टेजेस को इतना टॉर्चर किया था कि वे लगभग इंसान जैसे भी नहीं बचे थे। वांग टिंग ने कहा कि वो उन सब का बदला चुका है।
उसी समय ये फैमिली का फ्लैग लेकर लगभग 20 लोग फोर्ट्रेस के गेट पर पहुंच गए। ये जियानरोंग था जिसने ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के साथ डील की थी। जोई ने उसे देखकर कहा कि वह खुद ही यहां आ गया है। ये जियानरोंग ने बताया कि उसने चीफ शी के साथ डील की थी और बाकी पेमेंट देने आया है। लेकिन अब शी बॉकिंग की जगह ली फेयू सामने था। उसने कहा कि कुल रिवॉर्ड 20 गोल्ड बार्स था, जबकि यहां सिर्फ 10 बार्स आए हैं। ये जियानरोंग ने सफाई दी कि 10 गोल्ड बार्स पहले ही शी बॉकिंग को दिए जा चुके थे। ली फेयू ने फोर्ट्रेस का नाम बदलकर फेयू स्ट्रांग होल्ड रख दिया। फिर उसने जांग दबियाओ को आदेश दिया कि पहाड़ के पीछे पड़े सामान को जला देने के बजाय शाई बॉकिंग और वन आइड ड्रैगन को ढूंढकर बाहर निकाला जाए, ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि ली फेयू का पैसा न चुकाने का अंजाम क्या होता है। ये जियानरोंग अपने यंग मास्टर ये फांगी को भी साथ लाया था, ताकि वो यहां एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेकिन ली फेयू ने साफ विकल्प दिया, या तो शाई बॉकिंग और वन आइड ड्रैगन को बाहर निकालकर उन 10 गोल्ड बार्स के बारे में बात करें, या तुरंत पैसे चुका दें। ये जियानरोंग ने आखिरकार बाकी 10 गोल्ड बार्स देने पर सहमति जताई। इसके बाद ली फेयू ने ये जियानरोंग से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसने ब्लैकविंड फोर्ट्रेस को क्यों खत्म किया। ये जियानरोंग ने समझा कि वजह शी बॉकिंग का पैसा न देना है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। ली फेयू ने बताया कि शी बॉकिंग उसके ड्रैगन इन आया था, 2 बोल्स जेली नूडल्स खाए थे, लेकिन सिर्फ 1 बोल का पेमेंट किया। उसने ये जियानरोंग से पूछा कि क्या दूसरे बोल का पैसा भी वसूलना चाहिए। ये जियानरोंग ने तुरंत हां कहा और शी बॉकिंग को बेहद बुरा आदमी बताया। अब ली फेयू ने 15 गोल्ड बार्स की मांग कर दी। ये जियानरोंग ने याद दिलाया कि पहले तो सिर्फ 10 बार्स की बात हुई थी। ली फेयू ने जवाब दिया कि अग्रीड 10 बार समय पर नहीं दिए गए, जिससे उसके लोगों को काफी परेशानी हुई। 1 बोल जेली नूडल्स के लिए शाई बॉकिंग ने 300 से ज्यादा लोगों की जान की कीमत चुकाई, और अब बाकी 5 बार्स इंटरेस्ट के रूप में थे। ये जियानरोंग ने बिना विरोध किए पेमेंट स्वीकार कर लिया। इसके बाद ये जियानरोंग ने ये फैमिली का परिचय दिया और बताया कि योंगजो के प्रीफेक्ट ये ग्वांगमिंग, जिनका कर्टसी नेम चोंग ग्वांग है, उसी ये फैमिली से हैं। ये सुनते ही ली फेयू का रवैया बदल गया। उसने बताया कि वह खुद भी स्कॉलर रह चुका है। उसने 2 साल से ज्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन इंपीरियल एग्जाम पास नहीं कर सका और आखिरकार बंदित बन गया। इसलिए वो स्कॉलर्स की बहुत इज्जत करता है और प्रीफेक्ट ये को भी लंबे समय से एडमायर करता है। फिर ली फेयू ने शाई बॉकिंग द्वारा लूटा गया सारा फ्रेश ग्रेन ये फैमिली को गिफ्ट के रूप में देने का आदेश दिया। उसने कहा कि ये फैमिली ग्रेन बिजनेस में है, इसलिए ये सैकड़ों कैटीज फाइन ग्रेन उसके सम्मान का छोटा सा टोकन है, लेकिन बदले में 15 गोल्ड बार्स देने होंगे। ये जियानरोंग के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे नीचे जाने दिया गया और उसके साथ एक आदमी भेजा गया ताकि गोल्ड बार्स लेकर वापस आए। ये फैमिली को यह सब पसंद नहीं आया। ये वुहुआ ने जंग दबियाओ का स्वागत किया और बताया कि गोल्ड बार्स तैयार हैं। उसने वाइन से मेहमाननवाजी करने की कोशिश भी की, लेकिन जंग दबियाओ न तो वाइन से प्रभावित हुआ और न ही वहां मौजूद लोगों से। इस बीच शुयांग सिटी में अचानक खबर फैली कि ब्लैकविंड स्ट्रांगहोल्ड के लीडर को पकड़ लिया गया है और दोपहर में वेजिटेबल मार्केट में एग्जीक्यूशन होगा। लोगों ने शाई बॉकिंग को पहचान लिया। कई लोगों ने बताया कि उसके अत्याचारों की वजह से उनके परिवारों ने बहुत कुछ खोया था। किसी ने कहा कि उसके कारण उसके बेटे की उंगली काट दी गई थी, तो किसी और ने बताया कि चुन्नी को भी उन्हीं लोगों ने अबडक्ट किया था। जब लोगों को पता चला कि चुन्नी बचा ली गई है, तो सब मैजिस्ट्रेट जो को धन्यवाद देने लगे। जोई ने लोगों से कहा कि अगर वो उनके दिल में रहता है तो लोग भी उसे सम्मान देंगे। इसके बाद साई बॉकिंग और उसके सेकंड इन कमांड शी एर्दुओ को एग्जीक्यूशन स्टेज पर लाया गया। जोई ने लोगों को बताया कि साई बॉकिंग ने 318 बंदित इकट्ठे किए थे, पहाड़ से नीचे आकर लूटपाट की, लोगों को मारा और आग लगाई। हालांकि ब्लैकविंड माउंटेन पिंगजांग काउंटी में था और टेक्निकली उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, लेकिन क्योंकि उसने पिंगलियांग काउंटी के लोगों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए जोई चुप नहीं बैठ सकता था। जोई ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उसने खुद 50 ब्रेव मैन के साथ ब्लैकविंड माउंटेन पर हमला किया और 50 लोगों ने 300 से ज्यादा बंडिट्स को खत्म कर दिया, जबकि दोनों लीडर्स को जिंदा पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे हीरो कहा और मैजिस्ट्रेट की जय जयकार होने लगी। शाई बॉकिंग ने इसका विरोध किया और कहा कि असल में उन्हें पहले पॉइजन दिया गया था, लेकिन जनता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में जोई ने कहा कि जो भी पिंगलियांग के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा उसे दूरी की परवाह किए बिना सजा मिलेगी। इसके बाद शाई बॉकिंग और शाई एर्दुओ को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी खुशी के माहौल के बाद एक बच्चा पकड़ लिया गया। जोई ने मास्टर सन से पूछा कि क्या यह उसका बच्चा है, लेकिन उसने मना कर दिया। बच्चा एक आउटसाइडर था और उसका नाम छी बेयान था। वो अपनी बीमार बहन के साथ पिछले दिन शहर में आया था। उसकी बहन को बचाने के लिए उसने ऐसा खाना उठाया था जिसमें ह्यूमन ब्लड मिला हुआ था। लोगों को गलतफहमी थी कि ऐसा ब्लड बीमारी ठीक कर सकता है, जबकि उसमें पॉइजन था और उसे खाने से 3 लोगों की जान जा सकती थी। छी बेयान ने बताया कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसा करने को मजबूर हुआ था। जोई को पता चला कि छी बेयान और उसकी बहन आउटसाइडर्स हैं और उन्होंने नाइट स्कूल भी अटेंड नहीं किया। उसने कहा कि इग्नोरेंस कोई क्राइम नहीं है। जब उसे पता चला कि उसकी बहन बीमार है, तो उसने पूछा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। फिर उसने बताया कि पिंगलियांग काउंटी में मेडिकल केयर फ्री है।
उसने डॉक्टर ली और फार्मेसी के मैनेजर डिंग को तुरंत बुलाकर लड़की का इलाज करने का आदेश दिया और उसकी देखभाल के लिए एक भरोसेमंद महिला को भी बुलाने को कहा। कुछ समय बाद छाई बयान की बहन को होश आया। उसने अपने भाई के हाथ में खाना देखा और पूछा कि ये कहाँ से आया, कहीं उसने चोरी तो नहीं की। ची बयान ने बताया कि मैजिस्ट्रेट ने पूरे काउंटी के लोगों के लिए ये खाना दिया है, लेकिन उसकी बहन को विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे झूठ बोलने और खाना चुराने के लिए डांटा। तभी उसे समझाया गया कि अगर उसका भाई मैजिस्ट्रेट के लोगों को नहीं लाता तो उसकी जान बचना मुश्किल था। फिर उसे बताया गया कि यह खाना सच में मैजिस्ट्रेट की तरफ से दिया गया है। बाहर लोगों ने भी देखा कि बच्चों को सॉलिड फूड मिल रहा है और इसे सब मैजिस्ट्रेट जो की काइंडनेस का नतीजा मान रहे थे। ची बयान की बहन को जब पता चला कि खाना सच में मैजिस्ट्रेट की तरफ से दिया गया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसकी हालत बेहतर थी और उसे धीरे धीरे पॉरेज खिलाने की सलाह दी गई। इसी दौरान पता चला कि पिंगलियांग काउंटी में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हर शाम नाइट स्कूल भी चलती है, जहां लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जो लोग देर से आते हैं उन्हें आगे की अच्छी जगह नहीं मिलती। मैजिस्ट्रेट जो का मानना था कि पेड़ को बड़ा होने में 10 साल लगते हैं, लेकिन इंसान को तैयार करने में 100 साल। इसलिए चाहे काउंटी कितना भी गरीब क्यों ना हो, एजुकेशन पर खर्च कम नहीं होना चाहिए और बच्चों को मुश्किलों के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नाइट स्कूल में बच्चों को 3 कैरेक्टर क्लासिक याद करवाया जाता था। अगले दिन उन्हें बिना देखे वही लिखना होता था। जो बच्चा याद करके नहीं लिख पाता उसे अगले दिन लंच नहीं मिलता। अब तो वहां के किसान भी लिखना सीखने लगे थे। पिंगलियांग काउंटी में हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम था। एक बूढ़ा आदमी भारी मजदूरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे लगा कि कम से कम खाना मिलना ही उसके लिए काफी है और वो वेजेस लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जॉ यी ने साफ कहा कि उसके काउंटी में हर किसी की अपनी भूमिका है। इसी बीच नाइट स्कूल में बच्चों को रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स भी सुनाया जाने लगा। उस दिन चैप्टर 41 की कहानी में लियू श्वांदे लोगों को नदी पार ले जा रहा था और जाओ जिलोंग अपने लॉर्ड को बचाने के लिए अकेले दुश्मनों के बीच वापस लौट गया। कहानी सुनते सुनते लोगों की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब जाओ जिलोंग ने अकेले लड़ते हुए श्याहो एन को मार गिराया, छिंगांग सॉर्ड हासिल की और एडू को लेकर चांगबान में 7 बार दुश्मनों की घेराबंदी को पार किया। तभी साओ साओ ने उस सफेद कपड़े वाले यंग जनरल के बारे में पूछा। जब उससे नाम पूछा गया तो जाओ यून ने जवाब दिया कि वह पिंगलियांग काउंटी का जाओ जिलोंग है। यह सुनकर काउंटी के लोग हैरान रह गए कि उनका अपना क्षेत्र ऐसा महान हीरो पैदा कर चुका था। लोगों को बताया गया कि प्राचीन समय में पिंगलियांग काउंटी को पिंगलियांग नहीं बल्कि चांगशान कहा जाता था। चांगशान वही लंबा पहाड़ था जो शहर के बाहर मौजूद था, इसलिए जाओ जिलोंग को उनका एंशिएंट एंसेस्टर माना जाने लगा। यह सुनकर लोगों के अंदर भी लॉयल्टी और करेज की भावना पैदा होने लगी। उधर छी बयान और उसकी बहन ने पिंगलियांग काउंटी में रहने का फैसला किया। दोनों ने मेहनत करने और पढ़ाई करने की बात कही। इसी दौरान योंगजो की राजधानी से लौटे लोगों ने एक बेहद गंभीर खबर दी। रास्ते में योंगजो के सभी 21 काउंटीज ड्रॉट से जूझ रहे थे और अनगिनत लोग भूख से मर चुके थे। डिजास्टर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन जो यी ने इस सिचुएशन में पिंगलियांग काउंटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी देखी, क्योंकि जितना बड़ा फैमिन होगा उतने ही ज्यादा लोग सुरक्षित जगह की तलाश में यहां आएंगे। 1 महीने से ज्यादा समय बाद जब उसके अपने लोग वापस लौटे तो उन्हें पिंगलियांग काउंटी पहचानना मुश्किल हो गया। ज़ोयी ने एक्सयू को नया कर्टसी नेम देने की बात की और उसे सेंट्रल प्लेन्स के लिए संघर्ष और 9 प्रोविंसेस पर डोमिनियन स्थापित करने से जुड़ा नाम दिया। इसके बाद शोयांग सिटी में ग्रेन प्राइसेस की जानकारी ली गई। वहां एक डू कोर्स ग्रेन की कीमत 79 टेल्स सिल्वर तक पहुंच चुकी थी और ग्रेन में ब्रैन, सैंड और स्टोन्स तक मिलाए जा रहे थे। आम लोग इतनी कीमत चुकाने के लिए अपनी लैंड डीड्स तक गिरवी रख रहे थे, लेकिन जोई पहले ही शोयांग सिटी के ग्रेन मर्चेंट्स के लिए एक सरप्राइज तैयार कर चुका था। जहां वे एक डू ग्रेन 79 टेल्स में बेच रहे थे, वहीं जूस ग्रेन शॉप एक शेंग ग्रेन सिर्फ 79 वेन में बेच रहा था। हर व्यक्ति को केवल एक जिन खरीदने की अनुमति थी, ताकि बड़े ग्रेन मर्चेंट्स सारा सस्ता ग्रेन खरीदकर दोबारा महंगा न बेच सकें। साथ ही लोगों को बताया गया कि अगर उन्हें सस्ता ग्रेन चाहिए तो पिंगलियांग काउंटी चले जाएं। जोई को भरोसा था कि इससे जल्द ही लोग खुद यहां आने लगेंगे। अब उसने एक्सयू को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी। उसका लक्ष्य था कि पूरे देश में अपने लोग फैलाए जाएं, हर जगह टैलेंट की तलाश की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें हाई सैलरी देकर पिंगलियांग काउंटी में लाया जाए। ग्रेन और मैन पावर तो अब उपलब्ध थे, लेकिन गवर्नमेंट अफेयर्स संभालने के लिए स्किल्ड टैलेंट अभी भी कम था। इसी बीच ये फैमिली की वजह से ग्रेन प्राइसेस और बढ़ गए। शोयांग में लोगों को एक जिन कोर्स ग्रेन के लिए 4 टेल्स सिल्वर तक देने पड़ रहे थे। उधर पिंगलियांग काउंटी में नए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। शुरू में लोगों को लगा कि बाहर शांगनू की कोई बड़ी आर्मी आ गई है, लेकिन असल में सिटी के बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड्स रेफ्यूजीज जमा हो चुके थे। जोई ने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें रेफ्यूजीज कहकर अलग न समझा जाए। जो भी पिंगलियांग में आएगा वह पिंगलियांग का सिटीजन होगा। उन्हें साउथ गेट से रजिस्टर करने का आदेश दिया गया और ऑर्डर बनाए रखने के लिए 200 सिटी गार्ड्स तैनात किए गए। साथ ही टाउन्स पीपल को पॉरेज बनाने के लिए लगाया गया। लेकिन नए सेटलर्स को ग्रेन देने की पुरानी पॉलिसी अब बदल दी गई। आगे से केवल स्पेशल स्किल्स रखने वालों को ग्रेन सपोर्ट मिलेगा।
इस फैसले के पीछे सोच थी कि थोड़ी मदद ग्रैटिट्यूड पैदा करती है, लेकिन बहुत ज्यादा मदद रिजेंटमेंट भी पैदा कर सकती है। इसी समय खबर आई कि वे वुवे लोग ग्रेन की मांग कर रहे हैं और शोयांग तथा पिंगजियांग का लगभग पूरा ग्रेन लूट चुके हैं। अभी तक वे पिंगलियांग नहीं पहुंचे थे। शायद उन्हें लगा कि यह जगह पहले ही खाली हो चुकी है। इसी बीच रेपुटेशन पॉइंट्स ने कई थ्रेशहोल्ड्स पार कर लिए और सिस्टम ने नए सप्लाईज अनलॉक किए। पैस्चर ग्रास, विलो कैटकिन्स, मिनरल वाटर, कॉटन और एचआर पेपर। जोई ने तुरंत समझ लिया कि इन सप्लाईज का आगे कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है। पैस्चर ग्रास हॉर्सेस के लिए और कॉटन विंटर के लिए उपयोगी था। वेयरहाउस की कैपेसिटी भी अब बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन अपग्रेड के लिए 1000 टेल्स सिल्वर चाहिए थे। तभी एचआर पेपर देखकर जोई के दिमाग में एक नई योजना आई। इसी समय लॉर्ड ग्वांगमिंग का लेटर आया। उसे पिछली बार भेजा गया प्रीमियम ग्रेन बेहद पसंद आया था और वह घर से और ग्रेन मंगवाना चाहता था। जोई ने ली फेयू से मिले पूरे ग्रेन को ये ग्वांगमिंग के पास भेजने का आदेश दिया। खास बात यह थी कि उस ग्रेन को अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था। वो पूरी तरह ट्रिब्यूट के रूप में भेज दिया गया। ये ग्वांगमिंग ने ग्रेन की जमकर तारीफ की और कहा कि राजधानी में भी ऐसी खुशबू नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक पता चला कि यही राइस पॉइजन था। अब जोई की योजना का अगला हिस्सा सामने आया। ये फैमिली द्वारा मिले गिफ्ट्स आखिरकार ये ग्वांगमिंग तक पहुंच चुके थे। इसी बीच योंगजो के भयानक ड्रॉट की खबर इंपीरियल कोर्ट तक पहुंची। हालत इतनी खराब थी कि लोग अपने बच्चों तक को खाने के लिए बेच रहे थे, जबकि ये ग्वांगमिंग और उसके लोग डिजास्टर को छिपाकर लगातार दावतें और पार्टीज कर रहे थे। ग्रैंड ट्यूटर वेन ने एम्परर से ये ग्वांगमिंग और उसके साथियों की पूरी जांच की मांग की। एम्परर ने योंगजो की टैक्सेस 1 साल के लिए माफ करने का आदेश दिया और एक इंपीरियल सेंसर को गोल्डन मेडालियन के साथ भेजने का फैसला किया, ताकि ये ग्वांगमिंग के पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड्स की जांच हो सके। जांच में पता चला कि ये ग्वांगमिंग ने 3 साल पहले ही एक ट्रैप तैयार कर रखा था। ल्यू डेटोंग ने 1 लाख टेल्स देकर अपना ऑफिशियल पोजीशन खरीदा था और उसने जिंगैन से भी ऊंची सिटी वॉल्स बनवाई थीं। फिर अचानक जोई पर भी कार्रवाई हुई। उस पर पिंगलियांग काउंटी की हालत खराब होने और लोगों की मौत के लिए अपनी ड्यूटी में फेलियर का आरोप लगाया गया। एम्परर ने उसे काउंटी मैजिस्ट्रेट के पद से हटाकर 9th रैंक क्लर्क बना दिया और उसकी जगह ल्यू डाटोंग को नया काउंटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। लेकिन जोई को यह बात पूरी तरह स्वीकार थी। उसने साफ कहा कि उसकी पोजीशन एम्परर के अलावा कोई नहीं छीन सकता। और अब असली मजा शुरू होने वाला है। उसने चीफ कांस्टेबल शियान और सेक्रेटरी सन को यमेन के सभी लोगों को बुलाने का आदेश दिया। फिर सबके सामने ल्यू डाटोंग को नया मैजिस्ट्रेट घोषित किया गया और जोई ने बताया कि उसे 9th रैंक क्लर्क बना दिया गया है। लेकिन शियान शाओहाओ ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि पिंगलियांग काउंटी का विनाश शोंगनू के कारण हुआ था। फिर इसका दोष मैजिस्ट्रेट जो पर क्यों डाला जा रहा है? उसने अपॉइंटमेंट लेटर को फेक तक बता दिया और कहा कि ये लोग स्पाइज हैं। जोई ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि आधे साल तक पिंगलियांग में रहने के बाद लोगों को वेल फेड और सुरक्षित देखकर अब वो रिटायर भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसने एक और कदम उठाया। उसने कहा कि ऑफिशियल सील उसके हाथ में आने के बाद वो देखेगा कि आगे क्या होता है। उसका प्लान था कि सामने वाले को पहले इतना उकसाया जाए कि वो खुद ट्रैप में फंस जाए। और अब फिश ने बेट निगल लिया था। तभी ग्रेन वेयरहाउस की जांच हुई और पता चला कि 2 दिन पहले वहां 16,000 जिन से ज्यादा ग्रेन मौजूद था। शोयांग सिटी की कीमत के हिसाब से उस वेयरहाउस में रखा ग्रेन लगभग 200,000 टेल्स का था। लेकिन जोई ने साफ कहा कि वो एक भी ग्रेन नहीं लेगा। ये सारा ग्रेन पिंगलियांग काउंटी के लोगों के लिए लाइफ सेविंग फूड है और यहीं रहेगा। उसकी इस बात पर लोग उसे कंट्री और पीपल की सेवा करने वाला मॉडल ऑफिशियल मानने लगे। इसके बाद जोई ने घोषणा की कि अब से सिटी अफेयर्स मैजिस्ट्रेट ल्यू संभालेगा। जब लोगों ने उसे जाने से रोकना चाहा तो उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले वो लोगों के लिए आखिरी काम करेगा। अगले दिन वो ट्रूप्स को लेकर बंदित्स को सप्रेस करने जाएगा। जब उसे बताया गया कि बंदित सप्रेशन खतरनाक है और यह काम किसी और को दे देना चाहिए, तो जोई ने हामी भर दी और अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि उसका आर्मर उतार दिया जाए। मैजिस्ट्रेट ल्यू को सिटी अफेयर सौंपने के बाद जोई ने कहा कि वह पूरे काउंटी की फूड सप्लाई संभाल रहा है, इसलिए बंदित सप्रेशन के लिए समय नहीं निकाल सकता। लेकिन असल में उसने अपने ट्रूप्स के साथ एक अलग योजना बना रखी थी। पिंगलियांग के आसपास के सभी बंदित्स पहले ही खत्म हो चुके थे, इसलिए सोल्जर्स हैरान थे कि अब उन्हें कहां रेड करने ले जाया जा रहा है। तभी जोई ने डेंगटोंग को फ्लैग उठाने का आदेश दिया और सबको बताया कि अब वे फेयू स्ट्रांगहोल्ड के बंदित्स बनकर ये फैमिली ऑफ पिंगजियांग काउंटी को निशाना बनाएंगे। उसने साफ नियम बनाया कि उनका मकसद सिर्फ अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना है। किसी इनोसेंट सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो भी सिविलियंस को चोट पहुंचाएगा उसे मिलिट्री लॉ के तहत सजा मिलेगी। फेयू स्ट्रांगहोल्ड के नाम से ये फैमिली के गेट पर पहुंचे लोगों को देखकर जांग डाबियाओ ने उन्हें मर्चेंट समझकर बात की। लेकिन जब सामने वाले ने ब्लेड के साथ बिजनेस डील करने की बात की तो शक हुआ। फिर भी गेट खोल दिया गया। ये फैमिली ने पहले ही 10,000 कैटीज वीट देने की पेशकश कर दी। इसे चीफ के लिए ट्रिब्यूट बताया गया और बदले में उन्हें फेयू स्ट्रांगहोल्ड की मदद का वादा मिला। उधर पिंगलियांग में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। सेक्रेड वेल का पानी अचानक बंद हो गया।
लोग इसे डिमोनिक कर्स मानने लगे। इसी समय सिटी में रखा 16,000 कैटीज ग्रेन भी गायब हो गया। मैजिस्ट्रेट ल्यू पर शक गया और कांस्टेबल शियान ने ग्रेन छिपाकर उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की। उसने 9-1 के हिसाब से डील रखने की बात की, लेकिन सेक्रेटरी ने साफ किया कि मामला यहीं खत्म नहीं हो सकता। इसी बीच सेक्रेड वेल के सूखने की खबर और गायब ग्रेन की बात लोगों में तेजी से फैलने लगी। फिर एनिमी अलार्म बेल बजाई गई। लोगों को बताया गया कि अगर बेल बजे तो इसका मतलब एनिमी अटैक है। लेकिन इसके बाद असली चाल सामने आई। योंगजो के सभी काउंटीज पर 30% टैक्स बढ़ाने की बात कही गई, जबकि इंपीरियल डिक्री में असल में 1 साल की टैक्स एग्जेम्पशन थी। लोगों ने विरोध किया और कहा कि डिक्री के शब्दों को उलटकर उन्हें लूटा जा रहा है। जब लोगों ने सवाल उठाया तो करप्ट ऑफिशियल ने धमकी दी कि इंपीरियल कोर्ट के अधिकारी को मारना 3 पीढ़ियों के लिए मौत की सजा हो सकती है। लेकिन जनता अब चुप रहने वाली नहीं थी। लोगों ने सामने आकर बताया कि उनके लिए छोड़ा गया 16,000 कैटीज का लाइफ सेविंग ग्रेन गायब कर दिया गया है और इंपीरियल डिक्री को भी बदल दिया गया है। सेक्रेड वेल में पानी न होने की बात को भी उसी करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। भीड़ ने उसे डीमन और करप्ट ऑफिशियल कहकर घेर लिया। अधिकारी ने लोगों को रिबेलियन के लिए धमकाया, लेकिन अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि अगर पूरी काउंटी एक साथ उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो एम्परर भी हर नागरिक को सजा नहीं दे सकता। तभी अचानक सेक्रेड वेल से दोबारा पानी निकलने लगा। योंगक्वान वेल फिर से फ्लो करने लगा। इसका मतलब था कि जोई की योजना सफल हो चुकी थी। उसने लौटते ही डेंग टोंग को ली फैमिली का फ्लैग नीचे करने का आदेश दिया और सभी लोगों को फिर से ऑफिशियल सिटी गार्ड्स घोषित कर दिया। उसने सिटी गार्ड की डिसिप्लिन को बिल्कुल ढीला न पड़ने देने का आदेश दिया। चिकन्स, डक्स, काउज और हॉर्सेस को ब्रीडिंग फार्म में भेजा गया और ग्रेन को काउंटी ग्रेनरी में रखने को कहा गया। सेक्रेड वेल का पानी भी वापस कर दिया गया। सिस्टम ने ग्रेनरी में मौजूद 16,000 कैटीज ग्रेन वापस रिक्लेम कर लिया था। इसलिए ल्यू डटोंग चाहे पूरे सिटी को उलट पुलट कर दे, उसे केवल वही कुछ 100 कैटीज ग्रेन मिलना था जो उसने खुद चोरी करके बाहर निकाला था। जोई ने साफ कहा कि उस आदमी के मुंह में एक भी ग्रेन नहीं जाने दिया जाएगा। तभी कांस्टेबल चियान वापस आया। उसके सामने एक बॉक्स रखा गया और बताया गया कि उसके अंदर ल्यू डटोंग का सिर है। जोई ने खुद स्वीकार किया कि यह काम उसने ली फेयू के नाम से किया है। जोई ने कहा कि पिंगलियांग काउंटी ली फेयू के साथ कभी कोएग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर उसने अपनी ही बनाई कहानी को आगे बढ़ाया। कहा गया कि ल्यू डटोंग को ली फेयू ने तब मारा जब वो फील्ड्स का सर्वे करने सिटी से बाहर गया था। अब मामला गंभीर था, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट ने अपने अपॉइंटेड ऑफिशियल की मौत को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना। इसी कारण इंपीरियल सेंसर खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पिंगलियांग पहुंच गया। इंपीरियल सेंसर वांग हाओ ने पिंगलियांग की ऊंची सिटी वॉल्स देखकर हैरानी जताई। उसने जोई से पूछा कि क्या वही टॉप स्कॉलर जोई है जिसका नाम राजधानी तक पहुंच चुका था। जोई ने उसका स्वागत किया और कहा कि पिंगलियांग में ज्यादा कुछ देने को नहीं है, लेकिन यहां का वेल वाटर बेहद साफ और मीठा है। वांग हाओ ने देखा कि यहां के लोगों की आंखों में वो डर और डेस्परेशन नहीं थी जो उसने दूसरे फैमिन हिट क्षेत्रों में देखी थी। उसे बताया गया कि 1 साल पहले पिंगलियांग भी खंडहर जैसा था, लेकिन बाद में इन्वेस्टमेंट लाकर स्थिति बदली गई। तभी एक किसान टैक्स देने आया और उसने इंपीरियल डिक्री के बावजूद टैक्स मांगे जाने की शिकायत की। उसने बताया कि अपनी बेटी यिनयिन को बेचकर ही वो थोड़ी ग्रेन जुटा पाया था। वांग हाओ ने तुरंत जोई पर सवाल उठाया, लेकिन जोई के लोगों ने स्पष्ट किया कि मैजिस्ट्रेट ल्यू डटोंग ने ही 30% टैक्स इंक्रीज किया था। जब इंपीरियल डिक्री पहुंचा, जोई खुद बंदित्स को सप्रेस करने के लिए बाहर गया हुआ था। लोगों ने यह भी बताया कि ल्यू डटोंग कोई स्कॉलर नहीं बल्कि मर्चेंट था और उसने ये ग्वांगमिंग को 1 लाख टेल्स देकर मैजिस्ट्रेट की पोजीशन खरीदी थी। यिनयिन को छुड़ाने के लिए जोई ने उस परिवार को पैसे दिए। जब बूढ़े आदमी ने अपना फैमिली हेयरलूम जड़े पेंडेंट देकर बदला चुकाने की कोशिश की तो जोई ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा कि परिवार को अलग होने देने का कोई कारण नहीं है और बूढ़े को तुरंत जाकर अपनी बेटी को छुड़ाने को कहा। इससे वांग हाओ ने फिर देखा कि जोई वास्तव में लोगों की मदद कर रहा था। इसके बाद ल्यू डटोंग की मौत की जांच आगे बढ़ी। बताया गया कि उसे ली फेयू के बंदित्स ने मारा था और पूरा सिटी इस बात से परिचित था। अलग अलग फैमिलीज ने ली फेयू की ताकत के बारे में अलग अलग नंबर्स बताए। किसी ने 800, किसी ने 1000 और ली फैमिली ने 3000 एलीट सोल्जर्स होने का दावा किया। वांग हाओ को लगा कि ली फेयू 2 काउंटीज में खुलेआम घूम रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो बड़ा थ्रेट बन जाएगा। उसने राजधानी लौटकर एम्परर से उसके खिलाफ ट्रूप्स भेजने की बात कही। फिर इंपीरियल सेंसर के सामने ल्यू डटोंग के पर्सनल बिलोंगिंग्स वाला बॉक्स खोला गया। उसमें एक लेजर मिला। उसमें दर्ज था कि ल्यू डटोंग ने सर्वेंट को पीटकर मारने की सजा से बचने के लिए मैजिस्ट्रेट गोंग और प्रीफेक्ट ये को लिचन ब्रॉथल में बुलाकर 3000 टेल्स दिए थे। बाद में ये ग्वांगमिंग ने एक कर्टिसन क्विनोंग को पसंद किया तो उसे भी 1000 टेल्स दिए गए। सबसे गंभीर एंट्री में लिखा था कि ल्यू डटोंग ने जिंगन सिटी में वेस्टर्न मर्चेंट से कलरलेस और ऑर्डरलेस 10 फ्रेग्रेंस सॉफ्ट मसल पाउडर खरीदा था और उसे ये ग्वांगमिंग की डुकांग वाइन में मिला दिया था। लेकिन ये लेजर असल में जोई की योजना का हिस्सा था।
ओल्ड जियांग की फॉर्जरी इतनी कन्विंसिंग थी कि इंपीरियल सेंसर को भी संदेह हुआ कि कहीं ल्यू डटोंग को मरने के बाद फंसाया तो नहीं जा रहा। फिर पॉइजन बॉटल को कॉरोनर के पास टेस्ट के लिए भेजा गया। 8 डॉग्स पर टेस्ट किया गया और उनके सिम्टम्स ये ग्वांगमिंग तथा बाकी विक्टिम्स से मैच हुए। आखिरकार 10 फ्रेग्रेंसेज मसल सॉफ्टनिंग पाउडर को मर्डर वेपन घोषित किया गया और केस सॉल्व हो गया। ऑफिशियल कंक्लूजन यही निकला कि ल्यू डटोंग ने ये ग्वांगमिंग को पॉइजन दिया था और बाकी लोग उसी टेबल पर होने की वजह से मारे गए। वांग हाओ ने इसके बाद जोई से पूछा कि उसने काउंटी ऑफिस की मरम्मत क्यों नहीं करवाई, जबकि उसका आधा हिस्सा गिर चुका था। जोई ने जवाब दिया कि ऑफिस में बैठकर बैम्बू की आवाज सुनते हुए उसे लगता है कि कहीं वो लोगों की सफरिंग की आवाज तो नहीं। उसके लिए लोकल ऑफिशियल्स की छोटी सी पोजीशन भी लोगों के जीवन से जुड़ी थी। उसने कहा कि जब तक लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हो जाती तब तक काउंटी ऑफिस का फसादे ठीक करना जरूरी नहीं। वांग हाओ उसकी सोच से बेहद प्रभावित हुआ। राजधानी लौटने से पहले जोई ने वांग हाओ को अपना लिखा हुआ पोएम दिया, जिसका नाम था सीइंग वांग हाओ ऑफ टू द कैपिटल फ्रॉम पिंगलियांग काउंटी। वांग हाओ ने उसे ट्रेजर वॉल्ट में रखने का आदेश दिया और कहा कि बिना उसकी अनुमति कोई उसे छू नहीं सकता। राजधानी पहुंचकर वांग हाओ ने वही पोएम एम्परर को सुनाई। उसमें लोकल ऑफिशियल्स के बारे में लिखा था कि ऑफिस में बैठकर बैम्बू की सरसराहट सुनते हुए उन्हें लोगों की सफरिंग की याद आती है और हर ब्रांच तथा हर लीफ लोगों की वेल बीइंग से जुड़ा है। एम्परर ने जोई की कहानी सुनकर प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा की। वांग हाओ ने बताया कि जोई ने एक टूटे हुए काउंटी को प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचाया, लेकिन ट्रेचरस लोगों की वजह से उसे बार बार फ्रेम करके डिमोट किया गया। उसने जोई को रिवॉर्ड देने की मांग की। एम्परर ने पहले संदेह जताया कि अगर हर काउंटी मैजिस्ट्रेट प्रमोशन की उम्मीद करने लगे तो क्या होगा, लेकिन फिर पता चला कि जोई पहले ही 3rd प्लेस स्कॉलर यानी टनहुआ है। आखिरकार एम्परर ने उसे 3 रैंक्स प्रमोट करके 6th रैंक ऑफिशियल बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद कोर्ट में ली फेयू का मुद्दा उठा। सुझाव दिया गया कि जोई को ली फेयू को एमनेस्टी देने के लिए भेजा जाए। इससे एक तरफ बंदित थ्रेट कम हो सकता था और दूसरी तरफ उसकी ताकत फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने कहा कि ली फेयू विशियस और ब्लड थर्स्टी है, इसलिए पहले मिलिट्री फोर्स से उसे दबाना चाहिए। अंत में एम्परर ने फैसला किया कि 3rd प्लेस स्कॉलर जोई को ली फेयू को एमनेस्टी ऑफर करने के लिए भेजा जाएगा। जोई को 6th रैंक ऑफिशियल का इंपीरियल डिक्री मिला। उसने बिना लंबी औपचारिकता के डिक्री स्वीकार किया। उसके जवाब से एम्परर भी प्रभावित हुआ, क्योंकि पुराने ऑफिशियल्स की तरह वो लंबी लंबी धन्यवाद की बातें नहीं करता था। डिक्री देने वाले यूनच का नाम वे जोंगशियन था, जिसे 9000 ईयर ओल्ड वे जोंगशियन कहा गया। जोई ने उसकी ऑरा की तुलना सी और स्काई से की और कुनपेंग का उदाहरण दिया। वे जोंगशियन ने फिर जोई को संकेत दिया कि आने वाले समय में एक कैलामिटी होने वाली है। उसने 3 गोल्ड बार्स जोई को लोन के रूप में दिए और कहा कि यह उसकी जान बचाने में काम आएंगे। उसके अनुसार यह एक नैरो एस्केप होगा और जोई की जान नहीं जाएगी। अगर वो इस ट्रायल से बच गया तो वो तेजी से ऊपर उठेगा। जोई ने कहा कि अगर वो बच गया तो वे जोंगशियन उसके लिए दूसरे पिता जैसा होगा। इसके बाद दोनों ने ली फेयू के बारे में बात की। राजधानी की इंटेलिजेंस के अनुसार ली फेयू के पास 3000 की आर्मी थी और उसने ब्लैक विंड फोर्ट्रेस को गैंग वॉर में खत्म कर दिया था। वांग हाओ की रिपोर्ट के मुताबिक ली फेयू के पास 3000 आदमी थे, लेकिन जोई को पता था कि असल में उसके पास सिर्फ 200 लोग हैं। ये वांग और ली परिवारों ने उसकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर एम्परर के सामने पेश किया था। अब एम्परर की तरफ से उसे सरेंडर करने का आदेश मिला था, लेकिन जोई जानता था कि वो खुद ही ली फेयू हैं। इससे भी बड़ी बात यह थी कि एम्परर ने उसे 3000 सोल्जर्स का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुफ्त में दे दिया था। अब उसके पास अपने ट्रूप्स को ऑफिशियली ट्रेन करने का पूरा अधिकार था। कोर्ट में ली फेयू को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ ऑफिशियल्स एम्परर से इंपीरियल ट्रूप्स भेजकर उसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ वांग हाओ ने फिर सुझाव दिया कि ली फेयू को एमनेस्टी देकर 3000 मिलिट्री स्लॉट्स दे दिए जाएं, ताकि वो अपनी आर्मी बनाकर पिंगलियांग की रक्षा करे। लेकिन एक अधिकारी ने विरोध किया कि अगर 5000 रेबल्स में से सिर्फ 3000 लिए गए तो ली फेयू नाराज हो जाएगा। एम्परर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने वांग हाओ को 50 स्ट्रोक्स की सजा दे दी। जोई ने इस घटना से एक बात समझ ली, इस दुनिया में ताकत के बिना कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब उसे इतना स्ट्रांग बनना था कि कोई उसे दोबारा इस तरह सजा न दे सके। तभी उसने अपना ब्लड रेड ली फ्लैग भेज दिया और कोर्ट में खबर पहुंची कि रेबल लीडर ली फेयू ने इंपीरियल अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर दिया है। कुछ ऑफिशियल्स ने फिर शक जताया कि जोई ने सिर्फ अपनी बातों से 5000 रेबल्स कैसे रिक्रूट कर लिए, लेकिन एम्परर ने कहा कि जब ली फेयू का फ्लैग पहले ही नीचे हो चुका है तो इसका मतलब है कि उसने इंपीरियल माइट स्वीकार कर ली है। इसके बाद एम्परर ने एक नया फैसला सुनाया। पिंगजांग काउंटी का मैजिस्ट्रेट जीबोचेंग इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए जोई को पिंगजांग काउंटी का नया मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। वहीं ली फेयू को पिंगलियांग काउंटी की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। इंपीरियल डिक्री के अनुसार ली फेयू अपने 5000 ट्रूप्स में से 3000 को मिलिट्री के रूप में रख सकता था। अब असल में जोई और ली फेयू की पूरी योजना ऑफिशियल हो चुकी थी। जोई ने पिंगलियांग को छोड़ने से पहले चियान शाओहाओ को अपने साथ पिंगजांग ले जाने का फैसला किया। उसने कहा कि पिंगलियांग उसकी बेस हमेशा रहेगी। विंटर आने वाला था, इसलिए यांगशू द्वारा खरीदा गया कॉटन सिटीजन्स में बांटने का आदेश दिया गया।
जूई ने साफ कहा कि उसके लोग न भूखे रहेंगे और न ठंड से परेशान होंगे। उसके पास अब ग्रेन, पोटेटोज और पिकल्ड वेजिटेबल्स थे, लेकिन पिंगजांग काउंटी के लोग अभी भी भूख से जूझ रहे थे, इसलिए वो वहां जाकर उन्हें भी इस स्थिति से निकालना चाहता था। पिंगजांग पहुंचने पर जिबोचांग ने जोई का स्वागत किया और उसे सलाह दी कि नए मैजिस्ट्रेट के रूप में उसे प्रोमिनेंट फैमिलीज को सम्मान देना चाहिए। जिबोचांग ने कहा कि उसने खुद यह गलती की थी और इसी वजह से वह ग्रेन प्राइसेस को नियंत्रित नहीं कर पाया। लेकिन जोई ने साफ पूछा कि उसे उन फैमिलीज की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि उसके पास मनी, ग्रेन और ट्रूप्स तीनों हैं। जी बौचांग ने बताया कि वो असल में पिंगलियांग काउंटी का रहने वाला था। जब शांगनू ने वहां हमला किया था, तब उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स या तो मारे गए या ग्रासलैंड्स में कैप्टिव्स बना लिए गए। अब उसने सुना था कि जॉई के शासन में पिंगलियांग बहुत समृद्ध हो चुका है। उधर पिंगजियांग के बड़े ग्रेन मर्चेंट्स को जॉई की नई पॉलिसी की खबर मिली। यहां तक कि विमेन भी आर्मी में भर्ती हो सकती थीं और सोल्जर्स को दिन में 3 बार भरपेट खाना मिलता था। ग्रेन मर्चेंट्स ने इसे अपने लिए खतरा माना। उन्होंने सोचा कि जोई को ग्रेन की कमी होने तक प्राइसेस और बढ़ा दिए जाएं। उनका मानना था कि जब जोई का ग्रेन खत्म हो जाएगा, तब उसे उन्हीं मर्चेंट्स के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन जोई की ग्रेन पॉलिसी ने उनका कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। मिलिट्री फैमिलीज को पहले ही सिर्फ 5 वेन पर कैटी में फाइन ग्रेन मिल रहा था। मर्चेंट्स ने तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने अपने क्लैन के युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने की योजना बनाई, ताकि मिलिट्री फैमिली कोटा का इस्तेमाल करके सस्ता ग्रेन खरीदा जा सके और फिर उसे शोयांग सिटी में 79 टेल्स में बेचा जा सके। उनका मकसद आर्मी के अंदर घुसकर सिचुएशन की जासूसी करना और सस्ता ग्रेन बाहर बेचकर भारी प्रॉफिट कमाना था। कुछ ही समय में ये फैमिली ने 8,000 कैटीज, वॉन्ग फैमिली ने 6,000 और ली फैमिली ने 5,000 कैटीज ग्रेन खरीद लिया। उनकी खरीदारी इतनी तेज थी कि पीछे का वेयरहाउस विजिबली खाली होने लगा। लेकिन जो यी इस पूरी स्थिति से खुश था। उसने जानबूझकर उन्हें ग्रेन खरीदने दिया, क्योंकि जितना ज्यादा वेयरहाउस खाली दिखेगा, उतना ही उन्हें विश्वास होगा कि उसके पास ग्रेन खत्म हो रहा है। फिर उसने मिलिट्री फैमिली प्राइस 5 वेन से बढ़ाकर 20 वेन पर कैटी कर दिया। मर्चेंट्स ने इसे देखकर समझा कि उनका अनुमान सही है। उन्हें लगा कि जोई का ग्रेन लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने बाकी ग्रेन भी खरीदने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि जब आर्मी को खिलाने के लिए ग्रेन नहीं बचेगा, तो सोल्जर्स रिवोल्ट करेंगे और वे खुद ग्रेन देकर मिलिट्री पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन इस खरीदारी में उनका सारा सिल्वर लगभग खत्म हो गया। तब उन्हें एक और रास्ता मिला, कैपिटल के बॉस यांग से लोन लेना। बॉस यांग के आने की खबर फैलते ही ये वैंग और ली फैमिलीज उसके पास पहुंच गए। बॉस यांग ने बताया कि वो पिंगजांग काउंटी में लैंड खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे एक बेहद रेयर 9 लीफ पेरिस प्लांट उगाना था। इस प्लांट में 9 अलग अलग रंगों के लीव्स होते हैं और कैपिटल में इसके एक प्लांट ने एक क्रिटिकली इंजर्ड रॉयल रिलेटिव की जान बचाई थी। इंपीरियल फिजिशियंस भी उसे बचाने में असफल रहे थे, इसलिए यह प्लांट गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूबल माना जाता था। बॉस यांग ने बताया कि इस मिरेकल मेडिसिन को उगाने के लिए एक प्लांट को 100 एकर्स फील्ड्स की एसेंस चाहिए। ये फैमिली ने तुरंत 10,000 MU फर्टाइल लैंड बेचने की पेशकश कर दी। वॉन्ग और ली फैमिलीज ने भी अपनी जमीन बेचने की इच्छा जताई। इसी बीच मिलिट्री फैमिली कोटा का फायदा उठाकर क्लैंस ने एक साथ बड़ी मात्रा में ग्रेन खरीदने की कोशिश की। क्योंकि उनके सैकड़ों यंग मैन आर्मी में थे, वे अपने सभी मिलिट्री फैमिली कोटास को जोड़ सकते थे और एक बार में 100 बैग्स ग्रेन खरीद सकते थे। आखिरकार अलग अलग क्लैंस ने अपने पूरे लैंड डीड्स तक बॉस यांग को बेचने की तैयारी कर ली। उनके यंगस्टर्स ने खबर दी कि 3 दिन बाद रैट आवर में ग्रेन को 2 अलग अलग रूट से भेजा जाएगा। एक शिपमेंट शोयांग सिटी और दूसरा जिंगान सिटी जाएगा। जोई ने तुरंत चियान शाओहाओ को आदेश दिया कि सभी मेजर फैमिलीज पर दिन रात नजर रखी जाए और वे ट्रांसपोर्ट डेट न बदल सकें। साथ ही पिंगलियांग को कैरियर पिजन से मैसेज भेजकर मास्क्स की नई बैच तैयार करने को कहा गया। शोयांग जाने वाले रूट पर एक भी ग्रेन आगे नहीं जाने देना था। जिंगान जाने वाले रूट के लिए 3,000 ट्रूप्स यांगजाओ माउंटेन पर एम्बुश के लिए भेजने का आदेश दिया गया। जोई ने साफ कहा कि ग्रेन को लूटना नहीं है, बल्कि वापस लाना है, क्योंकि रीसेल प्राइस पहले ही 270 तक पहुंच चुकी थी। उधर मर्चेंट्स को लग रहा था कि उन्होंने बड़ा बिजनेस किया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके हाथ का सिल्वर खत्म हो चुका है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मर्चेंट्स ने फिर सोचा कि जोई के ग्रेन की कीमत 79 टेल्स पर लीटर कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके पास अब ग्रेन नहीं है। लेकिन परचेस लिमिट देखकर कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने समझाया कि अगर जोई के पास सच में ग्रेन नहीं होता, तो वो परचेस लिमिट क्यों लगाता। इसी भ्रम में उन्होंने एंसेस्ट्रल होम्स तक मॉर्गेज करने और बॉस यांग से और लोन लेने का फैसला किया। बॉस यांग ने उन्हें डेली इंटरेस्ट पर लोन देने की हामी भर दी। कुछ ही समय बाद ग्रेन कैरावैन्स रास्ते में पहुंच गईं। वहां लाल ली फ्लैग दिखाई दिया और रास्ता रोक दिया गया। सामने से आवाज आई कि यह रोड ली फेयू की है और इसे इस्तेमाल करने के लिए टोल देना होगा। साफ कहा गया कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, लोगों की जान नहीं। मर्चेंट्स को ग्रेन कार्ट्स के एक तरफ खड़ा कर दिया गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी खुद ली फेयू यानी पिंगलियांग का नया मैजिस्ट्रेट है। ली फेयू ने ये
वांग और ली फैमिली हेड्स को ग्रेन देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनका ग्रेन कुछ दिनों में पूरा वापस कर दिया जाएगा। बाकी फैमिलीज के ग्रेन का प्रॉफिट 70-30 रेशियो में बांटा जाएगा। यानी उसने ग्रेन छीना जरूर, लेकिन उसके मालिकों को पूरी तरह बर्बाद करने का इरादा नहीं था। मर्चेंट्स को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वे जोई की बनाई हुई चाल में फंस चुके हैं। उसी समय स्टेट रन ग्रेन शॉप की ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय शहर में पहुंची। मर्चेंट्स के लिए यह बेहद अजीब था, क्योंकि इतने समय से गवर्नमेंट ग्रेन शॉप्स चल रही थीं, लेकिन सप्लाई कॉन्वॉय ठीक इसी समय पहली बार आई थी। उन्हें समझ आया कि जोई ने टाइमिंग जानबूझकर इसी समय रखी थी। दूसरी तरफ ये वो हुआ, वांग बेफा और ली शुलियांग पर ली फेयू के साथ कलूजन करके ग्रेन हाईजैक करने का आरोप लगाया गया। फिर ली फेयू खुद ग्रेन लेकर ये फैमिली के सामने पहुंचा और कहा कि ये फैमिली का ग्रेन जैसा तय हुआ था पूरा वापस कर दिया गया है। बाकी फैमिलीज का हिस्सा 70-30 रेशियो में बांटा जाएगा। उसने मजाक में ये फैमिली को उसे अंदर बुलाकर ड्रिंक कराने की बात भी कही, लेकिन ये फैमिली इससे बचना चाहता था। आखिरकार ली फेयू वापस चला गया। उसके जाते ही मर्चेंट्स को लगा कि वे चोरी हुआ ग्रेन वापस पाकर भी पहले से ज्यादा नुकसान में पड़ चुके हैं। ये वांग और ली फैमिलीज पर बंदित से कलूजन का आरोप लगा। वे अपने ग्रेन को वापस लेने के लिए आपस में ही झगड़ने लगे। तभी एक बैग खोला गया और उसमें ग्रेन की जगह सैंड निकली। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ बड़ा खेल हुआ है। खबर आई कि जिंगेन और शोयांग दोनों जगह भेजे गए ग्रेन शिपमेंट्स भी गायब हो चुके हैं। मर्चेंट्स के पास अब न ग्रेन था और न सिल्वर। आखिरकार उन्होंने मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जाकर जस्टिस मांगने का फैसला किया। मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में ग्रेन मर्चेंट्स जस्टिस की उम्मीद लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उनके पास मुश्किल से 9 टेल्स से थोड़ा ज्यादा सिल्वर बचा था। जब वे कोर्ट में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि वे किसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए हैं। उन्होंने लाई फेयू पर अपना ग्रेन लूटने का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर उन्होंने ब्लड रेड फ्लैग दिखाया जिस पर लाई लिखा था, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने ध्यान से देखकर बताया कि जिस लाई को वे ली फेयू का नाम समझ रहे हैं वह मैजिस्ट्रेट ली वाले कैरेक्टर से अलग है। इस तरह उन पर कोर्ट ऑफिशियल को फॉल्सली अक्यूज करने का आरोप लगा और हर एक को 50 लैशेस की सजा सुनाई गई। इसके बाद असली मामला सामने आया। ये फैमिली के एक आदमी ने एक लेटर दिखाया जो यान सॉन्ग के हाथ का लिखा हुआ था। उसमें यह फैमिली को दूसरी फैमिलीज के साथ मिलकर जोई को फंसाने की योजना दी गई थी। योजना सफल होने के बाद पिंगजांग काउंटी ये फैमिली के कंट्रोल में आने वाला था। ये फैमिली ने तुरंत अपनी जान बचाने की कोशिश की और बताया कि उनका ओरिजिनल टारगेट जोई था, ली फेयू नहीं। जोई ने साफ कर दिया कि कोई भी दूर बैठा सुपीरियर उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। वो लेटर बिना आवाज किए हासिल कर सकता है और जरूरत पड़े तो सामने वाले का सिर भी उसी तरह ले सकता है। इसके बाद ये फैमिली ने उसकी बात मान ली। जोई ने उन्हें कहा कि अब से पब्लिक में उसे लॉर्ड जॉ कहकर बुलाएं। अगले दिन जोई ने डेट्स वसूलने की योजना शुरू की। जिन फैमिलीज ने आईओयूज के बदले एंसेस्ट्रल होम्स और लैंड डीड्स गिरवी रखे थे उनसे पूरा डेट वसूलना था। एक तरफ प्रेशर डालने का काम किया जाएगा, जबकि जोई खुद गुड कॉप की भूमिका निभाएगा। उनका सबसे बड़ा लेवरेज यही था कि बाद में लैंड डीड्स और एंसेस्ट्रल होम्स वापस किए जा सकते थे। इसी बीच बॉस यांग को सलाह दी गई कि जहां संभव हो लोगों को उनके आईओयूज और लैंड डीड्स वापस कर देने चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। लोगों को यह भी याद था कि जोई ने उन्हें ऐसे सीड्स दिए थे जिनसे प्रति म्यू 3000 जिन तक उत्पादन हो सकता था और जिन्हें स्प्रिंग में लगाया जा सकता था। लेकिन यह फैमिली का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जोई को लग रहा था कि यह वाइपर आगे चलकर फिर हमला करेगा। तभी उसने सिस्टम को बुलाया और वेयरहाउस एक्सपैंड करने का फैसला किया। 3 स्लॉट्स बढ़ाने की कीमत 1.11 मिलियन टेल्स थी। इतनी बड़ी रकम देखकर उसे अपने मेहनत से कमाए पैसे का दर्द हुआ, लेकिन आखिरकार वेयरहाउस कैपेसिटी बढ़ाकर 14 स्लॉट्स कर दी गई। इसके बाद सिस्टम ने 4 ड्रॉज उपलब्ध कराए। रिवॉर्ड्स में चिन क्रॉसबो, सॉयबीन्स और स्टील बार्स आए। फिर चरकोल भी मिला और एक और चिन क्रॉसबो सामने आया। जोई ने समझ लिया कि सॉयबीन्स से ऑयल निकाला जा सकता है, जबकि स्टील बार्स और चरकोल से वेपन्स फॉर्ज किए जा सकते हैं। किन क्रॉसबो को देखकर उसने सिस्टम से उसे जनरेट करने और एरोज टेस्ट करने का फैसला किया। तभी अचानक खबर आई कि खितान आ गए हैं, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ था। वू लाओलियू और उसके लोगों ने एक खितान को पकड़ लिया था। पता चला कि वह कोई सामान्य सोल्जर नहीं बल्कि खितान नोबल था। उसकी पहचान उसके गले पर बने वुल्फ टोटम से हुई। कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि किसी खितान नोबल को पकड़ना युद्ध को बुलावा दे सकता है, लेकिन जोई ने साफ कहा कि अगर वे कमजोर होंगे तो उन्हें कोई भी दबाएगा। पूछने पर पता चला कि वू लाओलियू के लोगों ने जोई की कैमोफ्लाज ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया था। वे सिटी के बाहर घास के नीचे छिपे हुए थे। वो खितान युवक अपने यूनिट से अलग होकर एक वाइल्ड हॉर्स का पीछा करते हुए सीधे उनके जाल में आ गया। जोई इस ट्रेनिंग से खुश हुआ और उसने बताया कि वो आगे चलकर एक डेडिकेटेड स्काउट यूनिट बनाना चाहता है। अब जोई ने एक नई योजना रखी। वह खितान से ट्रेड करना चाहता था और बदले में उनके कैटल, शीप और हॉर्सेस लेना चाहता था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और खितान को ट्रेचरस बताया, लेकिन जोई ने अपने फैसले पर भरोसा रखा। उसे पता था कि हजारों सोल्जर्स होने के बावजूद उसके पास 100 हॉर्सेस से भी कम है।
अगर कैवलरी बनानी है और लॉजिस्टिक्स मजबूत करना है तो उसे ज्यादा हॉर्सेस चाहिए। खितान नोबल को ट्रांसलेटर के जरिए जोई की बात समझाई गई। जब उसने कहा कि अगर मारना है तो जल्दी मार दो, तो जोई ने उसे बांध कर रखने के बजाय खोलने और खाना देने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसे पिकल्ड मस्टर्ड बेहद पसंद आया। वो अपनी बहन के लिए भी कुछ साथ ले जाना चाहता था। इसी मौके का फायदा उठाकर जोई ने ट्रेड का प्रस्ताव रखा। डील तय हुई कि राइस और पिकल्ड मस्टर्ड के बदले खितान कैटल, शीप और हॉर्सेस देंगे। 10 बैग्स राइस और 10 बैग्स मस्टर्ड के बदले एक लैम्ब, 20 बैग्स में शीप, 30 में काफ, 50 में काऊ और 200 बैग्स में हॉर्स। जोई ने प्राइस आधी कर दी। 7 दिन बाद नॉर्थ ईस्ट एल्म फॉरेस्ट में मुलाकात तय हुई। खितान नोबल 50 लैम्स, 30 एडल्ट शीप, 20 कैव्स, 10 एडल्ट काउज और 30 हॉर्सेस लाने वाला था। जोई ने डिपॉजिट के तौर पर 100 पैक्स पिकल्ड मस्टर्ड देने की बात कही। उसका नाम जोई था और सामने वाले का नाम टुओबा लाए, हाउलिंग मून वुल्फ ट्राइब का वॉरियर। लेकिन यह खबर ज्यादा देर छिपी नहीं रही। वॉन्ग फैमिली के लोग लाइव स्टॉक वापस लाते हुए दिखाई दिए और ली फेयू पर खितान से ट्रेड करने का आरोप लगाया गया। इसे ट्रीजन तक कहा गया और मिनिस्टर को रिपोर्ट करने की धमकी दी गई। फिर भी डील सफल रही और प्रॉमिस्ड कैटल, शीप और हॉर्सेस में से एक भी मिसिंग नहीं था। टुओबा लाई ने अगली बार 5 गुना ज्यादा सामान देने की इच्छा जताई अगर उसे और पिकल्ड मस्टर्ड मिले। जोई ने आगे की नेगोशिएशंस की जिम्मेदारी अपने लोगों को सौंप दी। हालांकि उसे मिले हॉर्सेस छोटे थे। खितन ने दावा किया कि उनके सारे अच्छे हॉर्सेस रॉयल कोर्ट को भेज दिए गए हैं। लेकिन जोई को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि टुओबा लाई खुद एक बड़ा हॉर्स लेकर आया था। इसलिए उसने अगली बार टुओबा लाई को अपनी कीमत खुद तय करने देने का फैसला किया। दूसरी तरफ पिंगजांग के इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के कुछ लोगों को नई सरकारी पोजीशंस मिलने लगीं। किसी को स्टेट ओन्ड सोयाबीन ऑयल फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनाया गया, किसी को स्टेट ओन्ड कॉटन मिल का डायरेक्टर और किसी को स्टेट ओन्ड फार्म का डायरेक्टर। सबको लग रहा था कि उनके सामने अब ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन यह फैमिली के लिए स्थिति अलग थी। ये वुहुआ को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, जिससे वह नाराज था। तभी एक लेटर यह फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हुई। कहा गया कि यही लेटर ली फेयू को गिराने की है और इसे खुद सिटी से बाहर जाकर मैजिस्ट्रेट लू तक पहुंचाना होगा। दूसरी तरफ यह फैमिली के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा था। कुछ क्लैंसमैन इस बात से नाराज थे कि जब ग्रेन ट्रांसपोर्ट टीम को पीटा गया था तब ये वुहुआ के पास फाइन ग्रेन भरा पड़ा था, फिर भी उसने उन्हें एक बैग तक नहीं दिया। इसके उलट जोई के शासन में क्लैंसमैन को दिन में 3 बार फाइन राइस पॉरेज, सॉल्टेड पिकल्ड वेजिटेबल्स और विंटर में कॉटन क्लोथ्स तथा क्विल्ट्स तक मिल रहे थे। इसलिए ये फैमिली के कई लोग अब मैजिस्ट्रेट के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अगर जोई को हटा दिया गया तो उनकी अच्छी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान ये जियानरोंग मैजिस्ट्रेट के सामने आया। जोई ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो पहले ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के मामले में उसके सामने आ चुका था। ये जियानरोंग ने बताया कि ये क्लैन के बहुत से लोग अब मैजिस्ट्रेट के साथ हैं और 3 मील्स ऑफ फाइन राइस पॉरेज तथा विंटर सप्लाईज मिलने के कारण उसके समर्थक बन चुके हैं। उसने ये वुहुआ पर आरोप लगाया कि उसके रूम्स ग्रेन से भरे हुए हैं, लेकिन वो अपने ही क्लैंसमैन को खाने नहीं देता। तभी जोई ने एक और बड़ा सच सामने रखा। उसने ये जियानरोंग को बताया कि वो असल में ली फेयू है, वही बंदित जिसने पहले उनका ग्रेन हाईजैक किया था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी दूसरी आइडेंटिटी भी साफ कर दी। वो जोई ही ली फेयू है। ये जियानरोंग को अब समझ आया कि पहले की सारी घटनाएं किस तरह जुड़ी हुई थीं। जोई ने ये जियानरोंग और बाकी लोगों को चेतावनी दी कि यह बात स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। उसने माना कि उसने वॉन्ग फैमिली के साथ खितान से कैटल, शीप और हॉर्सेस का ट्रेड कराया था, लेकिन अगर वो खुद गिर गया तो उसके नीचे काम करने वाले लोगों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा, खासकर वॉन्ग फैमिली का आदमी जिसने खितान से सीधे डील की थी। अगर ये वुहुआ ताकत में आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जोई ने उन्हें किसी पर दबाव डालने के बजाय फैसला खुद लेने दिया। उसने कहा कि पिंगजांग काउंटी में अब सिर्फ एक वॉइस होनी चाहिए, लॉर्ड जो की। कुछ समय बाद वे लोग चले गए और बाहर जाकर आपस में समझने लगे कि जोई के जो करना है खुद करो वाले शब्दों का असली मतलब क्या था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब उनकी लॉयल्टी दिखाने का समय आ गया है। 3 दिन बाद वे वापस आए। उनके साथ ये वुहुआ का सिर था। तीनों फैमिली हेड्स ने मिलकर उसे खत्म किया था और इसे अपनी लॉयल्टी के प्लेज के रूप में पेश किया। जोई ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा कि अब तीनों फैमिलीज एक ही फैमिली की तरह हैं। लेकिन इसी समय दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री अपॉर्चुनिटी सामने आया। ओल्ड जनरल लिन ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रूप्स मोबिलाइज करने की तैयारी की थी। समस्या यह थी कि एम्परर की अप्रूवल के बिना ट्रूप्स ले जाना ट्रीजन माना जाता था। अर्जेंट डिस्पैच भेजने में 6 या 7 दिन लगते, जबकि मौका तुरंत हाथ से निकल सकता था। इसी बीच स्काउट रिपोर्ट आई कि शोंगनू चन्यू बीमारी से मर चुका है और उसका एल्डेस्ट प्रिंस वुहुआन एलीट ट्रूप्स लेकर कैपिटल की तरफ थ्रोन सीज करने चला गया है। पीछे स्ट्रेटेजिक पास पर सिर्फ 2000 डिफेंडर्स बचे थे। ओल्ड जनरल लिन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उसे ऐसा मौका पहली बार मिला है और वो सिर्फ 20,000 सोल्जर्स लेकर यह पास वापस लेना चाहता है। लेकिन इंपीरियल इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि एम्परर की अप्रूवल के बिना एक भी सोल्जर नहीं मिलेगा।
आखिरकार जनरल ने मिलिट्री प्लेज साइन करने का फैसला किया। हालांकि उसे सिर्फ 5,000 ट्रूप्स देने की अनुमति मिली। 10 साल पहले खोया हुआ वुवे पास अब वापस लेने का समय आ चुका था। जनरल ने 4,500 सोल्जर्स के साथ फ्रंटल फेंट करने की योजना बनाई, जबकि जेन्युआन 500 एलीट सोल्जर्स लेकर एक पुराने विलेजर की मदद से खतरनाक माउंटेन पाथ से पास के पीछे पहुंचेगा। जेन्युआन ने अपने पिता को माउंटेन रूट पर जाने देने की जगह खुद जाने की पेशकश की, लेकिन जनरल ने साफ कहा कि आर्मी में फादर और सन नहीं होते। फिर उसने कहा कि वो बूढ़ा हो चुका है और उस माउंटेन पाथ पर अब चढ़ नहीं सकता। ओल्ड जनरल लिन वेवू ने अपने बेटे जेन्युआन को उस खतरनाक माउंटेन पाथ पर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि अगर वो रास्ता नहीं संभाल पाया तो यंग जनरल को जवाब देना मुश्किल होगा। आखिरकार फैसला हुआ कि पहला यूनिट 1500 सोल्जर्स के साथ फ्रंटल असॉल्ट करेगा, जबकि डेंग पोनू और जुआंग टियान्यू बाकी यूनिट संभालेंगे। उनका लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर यंग जनरल के गेट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय बनाया जाए। दुश्मन ने भारी रेजिस्टेंस किया। गिरते हुए रॉक्स और लॉग्स के बीच सोल्जर्स लगातार आगे बढ़ते रहे। लिन वेवू ने खुद एलीट सोल्जर्स के साथ चार्ज किया। उसके साथियों ने उसे पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि वेवे गार्ड उसके बिना अधूरा था। लेकिन जनरल ने अपनी योजना बताई। अगर वो मर जाता है तो पास के अंदर मौजूद दुश्मन उसकी लाश लेने के लिए बाहर आएंगे और उसी समय दूसरी टीम को हमला करने का मौका मिलेगा। आखिरकार वुवे पास पर निर्णायक हमला हुआ। फायर एरोज चलाए गए और फिर खबर आई कि वुवे पास गिर चुका है। सोल्जर्स ने चिल्लाकर घोषणा की कि उन्होंने 10 साल बाद वुवे को वापस हासिल कर लिया है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। घायल लिन वेवू को मिलिट्री डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह खुद समझ चुका था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अपने अंतिम समय में जनरल ने अपने बेटे से कहा कि उसका डिमीनर अब उससे भी आगे निकल चुका है। उसने यह भी कहा कि ग्रेट चेन कभी इन बारबेरियंस के अधीन नहीं होगा। फिर साफ किया गया कि मिशन की एक बड़ी गलती यह थी कि दुश्मन को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई। अब लिन वेवू को आगे ले जाने और फॉलन सोल्जर्स के सम्मान में उसे वहीं दफन करने की तैयारी हुई। अंधेरा होने लगा तो लिन वेवू ने जेन्युआन को चेतावनी दी कि शोंगनू और खितान रात में काउंटर अटैक कर सकते हैं। उसने अपने बेटे से वादा लिया कि वुवे पास किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए। जेन्युआन ने जवाब दिया कि जब तक पास खड़ा रहेगा वह भी जीवित रहेगा, और अगर पास गिरा तो वह भी मर जाएगा। जनरल ने उसके इस वचन को मिलिट्री प्लेज मान लिया। इसके बाद ग्रेट जनरल लिन वेवू को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन राजधानी में उसकी जीत को भी शक की नजर से देखा गया। उसने इंपीरियल डिक्री की अवहेलना करके बिना ऑथराइजेशन आर्मी मोबिलाइज की थी, इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि वुवे पास वापस जीतना भी ट्रीजन माना जा सकता है। लिन फैमिली को डर था कि विक्ट्री के बाद भी उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। इसी दौरान कैपिटल में एक वेल्दी मर्चेंट बाइशेंग आया। उसके पास फ्यूनरल पोएम्स का एक स्क्रोल था और उसने कहा कि वो जनरल लिन को श्रद्धांजलि देने आया है। शुरुआत में लिन फैमिली को लगा कि शायद यान सॉन्ग ने उसे उकसाने के लिए भेजा है, लेकिन उसे अंदर बुलाया गया। जब उससे पूछा गया कि उसका मास्टर कौन है तो उसने जवाब दिया कि वह यान सॉन्ग के लिए नहीं आया, वह अपने मास्टर की तरफ से जनरल लिन को श्रद्धांजलि देने आया है। फिर बाइशेंग ने बताया कि उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि 6th रैंक सर्वेलेंस कमिश्नर, पिंगजियांग काउंटी का मैजिस्ट्रेट और इंपीरियल एग्जाम का 3rd प्लेस स्कॉलर लॉर्ड जोई है। जोई लंबे समय से जनरल लिन की प्रशंसा करता था और खुद न आ पाने का अफसोस था, इसलिए उसने विशेष रूप से मेमोरियल पोएम भेजी थी। तभी इंपीरियल एडिक्ट भी पहुंचा और लिन जेन्युआन को उसे रिसीव करने के लिए बुलाया गया। एडिक्ट में कहा गया कि लिन वेवू ने वुवे पास वापस हासिल करके बड़ी मिलिट्री मेरिट हासिल की, लेकिन उसने एम्परर को रिपोर्ट किए बिना ट्रूप्स मोबिलाइज किए थे। ये टेक्निकली ट्रीजन के बराबर था। फिर भी एम्परर ने उसके मेरिट्स और ऑफेंस को एक दूसरे के बराबर मानकर उसे पनिशमेंट से बचा दिया। इस तरह लिन फैमिली को कम से कम इस मामले में राहत मिल गई। इसके बाद लिन जेन्युआन ने जो यी की मेमोरियल पोएम पढ़ी। कविता में एग्जीक्यूशन का सामना करने वाले एक पुराने वॉरियर की भावना थी, जो कहता है कि अगर वो अंडरवर्ल्ड में भी जाए तो अपने पुराने सोल्जर्स को फिर से इकट्ठा करेगा और लाखों बैनर्स के साथ दुश्मनों के खिलाफ मार्च करेगा। लिन फैमिली ने महसूस किया कि यह कविता सीधे जनरल लिन वेवू के जीवन और उसकी 10 साल की लड़ाई को बयान कर रही थी। लिन जेन्युआन हैरान था कि जिसे जोई ने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, उसने उसके पिता को इतनी गहराई से कैसे समझ लिया। बाइशेंग ने तब जोई के बारे में बताया कि उसने सिर्फ 50 ब्रेव वॉरियर्स के साथ ब्लैकविंड स्ट्रांगहोल्ड को खत्म किया था और साई बाओकिंग को जिंदा पकड़ा था। उसने ली फेयू को भी एमनेस्टी देने की कोशिश की थी और वांग हाओ के लिए प्रसिद्ध पोएम लिखी थी। लिन जेन्युआन जोई की लिटरेरी और मार्शल एबिलिटीज से प्रभावित हुआ। उसने कहा कि हीरोज हमेशा एक दूसरे की कद्र करते हैं और वो जोई को दूर से ही एडमायर करता आया है। मॉर्निंग पीरियड खत्म होने के बाद उसने खुद पिंगजांग काउंटी जाकर जोई को इस मेमोरियल पोएम के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। दूसरी तरफ जिंगन सिटी में हालात बेहद खराब थे। 3 साल के सिवियर ड्रॉट के कारण एक भी प्रॉपर हार्वेस्ट नहीं हुआ था। लोग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वहां के ऑफिशियल्स खुद को प्योर ऑफिशियल्स कहते हैं, लेकिन भले ही कुछ टैक्सेस कम हुए हों, नए नए टैक्सेस के नाम लगातार बढ़ते जा रहे थे।
पोल टैक्स, फ्यूल टैक्स और एंटी बंदिट टैक्स तक। उसके अनुसार यानसोंग और उसके लोग तेज नाइफ से लोगों की संपत्ति काटते थे, जबकि ये प्योर ऑफिशियल्स डल नाइफ से धीरे धीरे वही काम कर रहे थे। उस बूढ़े ने बताया कि वो अपने ग्रैंडसन को लेकर पिंगलियांग काउंटी जाने वाला है। उसके पुराने दोस्तों ने मैसेज भेजा था कि वहां खाने की कमी नहीं है। किसी ने हैरानी जताई कि पिंगलियांग तो बॉर्डर ट्राइब्स के पास उत्तर में है, तो वो दक्षिण भागने के बजाय वहां क्यों जा रहा है। बूढ़े ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और साउथ तक जाना उसके और उसके ग्रैंडसन के लिए संभव नहीं। उसे विश्वास था कि उसके पुराने दोस्त उससे झूठ नहीं बोलेंगे। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे पिंगलियांग जाएंगे और वहां की असली स्थिति खुद देखेंगे। एक यंग मास्टर को बताया गया कि पिंगलियांग का मैजिस्ट्रेट असल में एक फॉर्मर माउंटेन बंदित है, ली फेयू। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई बंदित सिटी को अच्छी तरह चला सकता है, लेकिन उसके अंकल ने जवाब दिया कि पिंगजांग काउंटी का मैजिस्ट्रेट खुद टॉप स्कॉलर जोई है, और वही जोई है जिसने एवरी लीफ एंड एवरी ब्रांच कंसर्न्स द पीपल जैसी प्रसिद्ध लाइन लिखी थी। उसने जनरल लिन के लिए भी मेमोरियल पोएम लिखी थी। ये सुनकर यंग मास्टर ने जोई से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश हुई। कुछ लोगों ने कहा कि पिंगलियांग का मैजिस्ट्रेट फॉर्मर बंदित है और आउटसाइडर्स को वहां बुलाकर खितान और शोंगनू को बेच देता है। तभी सामने से आवाज आई कि कौन पिंगलियांग काउंटी के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है। जोई के लोगों को एहसास हुआ कि इसी वजह से हाल में नए लोग कम आ रहे थे। कोई बाहरी ऑफिशियल उनके सिटीजन्स को अपने इलाके में खींचने की कोशिश कर रहा था। वहां मैजिस्ट्रेट हु नाम का एक अधिकारी सामने आया। उसने दावा किया कि जोई के लोगों ने इंपीरियल ऑफिशियल पर हमला किया है। उल्टा सवाल किया कि मैजिस्ट्रेट हु अपने लोगों को पिंगलियांग की सीमा के अंदर लाकर सिटीजन्स को क्यों ले जा रहा है। दोनों ने बाउंड्री मार्कर को लेकर भी बहस की। जोई के लोगों ने कहा कि असली बाउंड्री मार्कर 5 माइल्स दूर था, जबकि हूं का दावा था कि यह मार्कर एंशिएंट टाइम से यहीं मौजूद है। मैजिस्ट्रेट हूं ने धमकी दी कि वो एम्परर के सामने पिटिशन देकर इन लोगों को एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक ले जाएगा, लेकिन जवाब में साफ कहा गया कि उसे अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखना चाहिए कि उस बीस्ट को गोली मारने वाला लाई फेयू था। इसके बाद लॉर्ड ली के कमांड में लई लाहू आगे आया। मैजिस्ट्रेट हूं के लोगों पर पिंगलियांग में सैंड चोरी करने और वॉर हॉर्सेज लाने का आरोप लगा। 4 से ज्यादा लोगों का ग्रुप होने के कारण उन्हें बंडिट गैंग माना गया। चेन कोड के अनुसार अरेस्ट का विरोध करने वाले बंडिट्स को मौके पर ही एग्जीक्यूट किया जा सकता था। इसी दौरान एक और जगह कुछ लोग प्राचीन असैसिन्स की कहानी पढ़ रहे थे। जुआन जू और नी जेंग जैसे नामों का जिक्र हुआ, लेकिन वहां मौजूद एक ट्रैवलर ने बताया कि उसने इन नामों को पहले कभी नहीं सुना। तभी उसे बताया गया कि ये पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स हैं और उनके साथ याओ ली तथा किंग जी की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पिंगलियांग काउंटी लौटने के बाद सब कुछ पहले से ज्यादा व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। लाई लाहू ने अपनी पहचान भी साफ कर दी। उसका असली नाम वांग अर्न्यू था। इसी बीच लियांग परिवार के यंग मास्टर और उसकी पत्नी को वापस लाया गया। उन्हें डर था कि शायद रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन अब स्थिति संभल चुकी थी। लेकिन तभी एक बड़ा टकराव सामने आया। कुछ लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि पिंगलियांग काउंटी के लोग आम सिविलियंस को खितान के हाथों बेच रहे हैं। असल में पिंगलियांग के सोल्जर्स उन कॉमनर्स को सुरक्षित वापस सिटी ला रहे थे। जैसे ही दूसरी तरफ से हमला करने की कोशिश हुई, जोई के लोगों ने चेतावनी दी कि वे अब पिंगलियांग काउंटी की टेरिटरी में हैं और तुरंत चले जाएं। हनहू के लोगों ने दावा किया कि वे सिर्फ वाइल्ड हॉर्सेस का पीछा करते हुए यहां आए थे, लेकिन जवाब मिला कि जिन हॉर्सेस ने पिंगलियांग की टेरिटरी में प्रवेश किया है वे अब पिंगलियांग काउंटी के हैं। साफ कहा गया, या तो लड़ो या वापस चले जाओ। अंत में मारे गए लोगों के बॉडीज पिंगलियांग भेजने और यह संदेश देने का आदेश दिया गया कि जो व्यक्ति झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा था उससे निपट लिया गया है। इसके बाद सोल्जर्स के ट्रेनिंग सिस्टम की चर्चा हुई। एक सोल्जर ने बताया कि वो पिंगजियांग काउंटी में एडवांस्ड ट्रेनिंग के लिए गया था, जहां उसने खितान लैंग्वेज, द आर्ट ऑफ वॉर और 36 स्ट्रैटेजम्स सीखे। पिंगलियांग अब इतना बदल चुका था कि रात होते ही सिटी खाली नहीं होती थी। कैंडीड हॉज, प्लेन नूडल्स और फ्रेश लैम्प स्क्यूअर्स बेचने वाली शॉप्स रात तक खुली रहती थीं। लोगों ने बताया कि यहां कर्फ्यू देर रात तक नहीं लगता। मैजिस्ट्रेट ने इसे नाइट टाइम इकोनॉमी कहा था, ताकि रात में भी लोग बाहर निकलें, स्नैक्स खाएं और कंजम्पशन बढ़े। लोगों को लगता था कि पिंगलियांग में उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव आ चुका था। एक पिता ने बताया कि उसके बेटे ने स्कूल एग्जामिनेशन में टॉप रैंक हासिल किया और टीचर वोंग डाचुई ने उसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट कहा। स्कूल ने रिवॉर्ड के रूप में उसे क्योर्ड मीट भी दिया था। एक नए व्यक्ति को यह अजीब लगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन उसे समझाया गया कि पिंगलियांग में 6 साल की उम्र से हर बच्चे के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है। एजुकेशन पूरी तरह फ्री है और स्टूडेंट्स को लंच भी दिया जाता है। यहां तक कि टैक्सेशन भी लोगों की स्थिति के अनुसार तय होता था। फार्मर्स के लिए टैक्स एक्चुअल हार्वेस्ट पर आधारित था। अच्छी हार्वेस्ट होने पर ज्यादा टैक्स, खराब हार्वेस्ट पर कम और कभी कभी बिल्कुल टैक्स नहीं। बिजनेस करने वालों के लिए फिक्स टैक्स रेट था और इसके अलावा अलग अलग नामों से एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। पिंगलियांग में लोगों को 2 नो वरीज और 3 गारंटीज मिले हुए थे। फूड और क्लोथिंग की चिंता नहीं, साथ ही कंपल्सरी एजुकेशन, बेसिक मेडिकल केयर और सेफ हाउसिंग की गारंटी। करेंसी सिस्टम भी बदल रहा था।
लोगों को बताया गया कि सिल्वर लेकर घूमने के बजाय इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, चाइना और कंस्ट्रक्शन बैंक्स में जाकर उसे पेपर मनी में बदला जा सकता है। एक्सचेंज सिस्टम भी तय था, 10 वेन एक फेन, 100 वेन एक जाओ और 1000 वेन एक युआन। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह सिर्फ पैसा बदलने की सुविधा नहीं, बल्कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने की शुरुआत है। बिजनेस शुरू करने के लिए भी गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन पास करना जरूरी था। हर वेंडर को अरिथमेटिक टेस्ट देना पड़ता था और फेल होने पर बिजनेस लाइसेंस नहीं मिलता था। एक वेंडर ने गर्व से बताया कि उसने 85 मार्क्स हासिल किए थे और सभी वेंडर्स में सबसे ज्यादा स्कोर किया था। अब तो सिटी के 6-7 साल के बच्चे भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आगे पीछे सुना सकते थे। इसी बीच लियांग शानबो नाम का व्यक्ति जियांगनान से मैजिस्ट्रेट ली से मिलने पहुंचा। उसे बताया गया कि मैजिस्ट्रेट ली अभी पिंगजांग काउंटी में एकेडमिक एक्सचेंज के लिए गया हुआ है। दूसरी तरफ यानसोंग की तरफ से एक खास गिफ्ट लेकर एक आदमी आया। यह गिफ्ट उस बेहतरीन हॉर्स से भी ज्यादा शानदार बताया गया जिसे टुओबा लाई ने ट्रेड किया था। गिफ्ट खोलने पर सामने आए 16 गोल्ड मून केक्स। हर मून केक सॉलिड प्योर गोल्ड का था। इससे पता चला कि यानसोंग अपने अडॉप्टेड सन ली फेयू के लिए कितना बड़ा गिफ्ट भेज रहा था। बातचीत में ली फेयू का परिचय दिया गया। उसका कर्टसी नेम फेंगशियन था। वह विलेज में पला था। उसने 2.5 साल पढ़ाई की थी और फंक्चियन हालबर्ड चलाता था। पिंगलियांग और पिंगजियांग में उसका नाम फैल चुका था और यानसोंग उसे अपना अडॉप्टेड सन बनाना चाहता था। लेकिन इस पूरे गिफ्ट एक्सचेंज के पीछे एक और चाल थी। ली फेयू के भेजे लेंटिल पेस्ट मून केक्स की तारीफ की गई और यह भी सामने आया कि सामने वाले लोग इतने आसानी से धोखा खा रहे थे कि उन्हें वेटेड डाइस तक का पता नहीं चला। तभी टुओबा लाई के आने की खबर मिली। वो अभी ग्रेन और वेपन्स का ट्रेड करके लौटा था, लेकिन अब अचानक वापस क्यों आया था, यह जानने के लिए उसे बुलाया गया। टुओबा लाई इस बार एक बेहद शानदार दयुआन हॉर्स लेकर आया था। जब पूछा गया कि डयुआन कहाँ है, तो उसने कहा कि वह हॉर्स ब्रीडिंग के लिए प्रसिद्ध देश है, लेकिन उसे खुद भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि श्योंगनू अक्सर डयुआन से ट्रेड करते हैं। यह हॉर्स श्योंगनू नोबिलिटी के बीच भी टॉप टियर माना जाता था। फिर टुओबा लाई ने एक गंभीर खबर दी। 1 महीने पहले वुहुआन ने अपने अंकल किंग मूटा को हराकर खुद को ग्रेट चन्यू बना लिया था। सत्ता संभालते ही उसका पहला बड़ा कदम खितान के किंग को 100 ब्लड स्वेटिंग हॉर्सेस भेजना था, क्योंकि पहले खितान ने उसे ट्रूप्स देकर मदद की थी। अब वुहुआन ने खितान के किंग से वादा किया था कि चेन किंगडम जीतने के बाद लैंड, वेल्थ, ब्यूटीज और स्लेव्स दोनों के बीच आधे आधे बांटे जाएंगे। इसका मतलब साफ था, एक बड़ी कॉलिशन बनने जा रही थी। खितान का किंग ग्रासलैंड्स पर ट्रूप्स रिक्रूट कर रहा था। टुओबा लाई ने भी साफ कहा कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन वह हाउलिंग स्काई वुल्फ का वॉरियर है। अगर बैटलफील्ड में दोनों आमने सामने आए तो वह जॉई को एक डिसेंट डेथ देने की कोशिश करेगा। जॉई ने उसे हंसते हुए सलाह दी कि अगर युद्ध करना ही है तो पिंगलियांग और पिंगजियांग से दूर रहे। उसे विश्वास था कि दोनों सिटीज को जीतना आसान नहीं होगा। उसने बताया कि वुवे पास उनके हाथ में है और एक आदमी भी उस पास को 10,000 लोगों के खिलाफ रोक सकता है। साथ ही आदेश दिया गया कि फील्ड्स खाली कर दिए जाएं और वॉल्स मजबूत की जाएं। बाहर एक भी ग्रेन या फायरवुड नहीं छोड़ा जाना था। आर्मरी को भी पूरी रात काम करने का आदेश दिया गया। एरोज और बोल्डर्स लगातार तैयार किए जा रहे थे। आसपास के लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जैसे दुश्मन सिटी गेट पर खड़ा हो। लेकिन जोई ने साफ कहा कि यह सिर्फ तैयारी नहीं है, वुवे पास गिरने वाला है। जब उससे पूछा गया कि उसे यह कैसे पता है, तो उसने तुरंत वेवे गार्ड को रीइंफोर्समेंट भेजने से भी मना कर दिया। उसके मुताबिक पास का गिरना तय था। अब शक पैदा हुआ कि शायद वेवे गार्ड के अंदर कोई हाई रैंकिंग मोल है। जाओ यी ने चियान योंग को पिंगलियांग वापस जाकर जरूरी अरेंजमेंट्स करने का आदेश दिया। उसने कहा कि पिंगजियांग में ब्रीफिंग पूरी करने के बाद वह खुद पिंगलियांग जाकर कमांड संभालेगा। जाते समय उसने चियान योंग को एक सील्ड आइटम दिया और कहा कि अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए तो इसे खोलकर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। उधर वुवे पास पर हालात तेजी से बिगड़ गए। जनरल लिन को बताया गया कि आर्मी में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जाना कैपिटल ऑफेंस है, लेकिन असली समस्या इससे कहीं बड़ी थी। पास में केवल 3 दिन का राशन बचा था। जनरल ने पूछा कि सप्लाईज क्यों नहीं पहुंची। जवाब मिला कि ग्रेन लेने गए लोगों को भी पीटा गया था और पिंगजांग काउंटी के जोई ने अभी तक ग्रेन नहीं भेजा था। स्थिति देखकर जनरल ने तुरंत ग्रेनरी खोलने का आदेश दिया, लेकिन बताया गया कि वहां ग्रेन ही नहीं है। तभी यंग जनरल को खबर मिली, वुवे पास गिर चुका है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि कुछ खितान सोल्जर्स चेन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स पहनकर पास में घुस आए थे। वे बाहर से शांगनू के साथ और अंदर से खितान सोल्जर्स के साथ 2 तरफ से हमला कर रहे थे। 3000 डिफेंडर्स मारे जा चुके थे। अब हजारों लाशों के बदले दुश्मन को भारी मिलिट्री मेरिट मिलने वाला था। आदेश दिया गया कि सिटी गेट्स खोलो और सभी ट्रूप्स अटैक करें, लेकिन वॉल्स ऊंची और मजबूत थीं, इसलिए डिफेंडर्स को वहीं टिके रहना था। इसी बीच एक आदेश दिया गया कि ग्रैनरी पर लैंप ऑयल डालकर उसे जला दिया जाए, ताकि दुश्मन के हाथ एक भी ग्रेन न लगे। जांग ब्याओ किसी तरह भागकर पिंगलियांग काउंटी की तरफ पहुंचा, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। ली फेयू को यनसोंग का अडॉप्टेड सन बताया जा रहा था।
उसे डर था कि अगर वो पिंगजांग गया तो जोई को खतरे में डाल देगा, इसलिए उसने पिंगलियांग की तरफ जाने का फैसला किया। वहां उसने खुद को माइटी गार्ड का जनरल जांग ब्याओ बताया और यंग मास्टर ली से मदद मांगी, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति ने तुरंत उसे झूठा बताया। उसने कहा कि असली जनरल जांग ब्याओ वही है। अपने पद और रेपुटेशन का हवाला देते हुए उस व्यक्ति ने दावा किया कि श्योंगनू उसके डर से साउथ आने की हिम्मत नहीं करते और खितान उसके खिलाफ अपनी बोझ तक नहीं उठाते। लेकिन इस दावे पर भी उसे बांधने का आदेश दिया गया। तभी असली पहचान सामने आने लगी। जांग ब्याओ ने उस फरगाना हॉर्स का जिक्र किया जो पहले उसने डिलीवर किया था। इसके बाद उसने पूछा कि क्या सामने वाला वास्तव में ली फेयू है। जवाब में जोई ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बता दी। उसका सर नेम जो, गिवन नेम यी और कर्टेसी नेम शिंगजियान है। ली फेयू उसका सिर्फ एलियस है। इसके बाद जांग ब्याओ को समझ आया कि ली फेयू और जोई एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन जोई ने तुरंत उन्हें बंद करने का आदेश दिया। उसने कहा कि बैटल के बाद उन्हें श्योंगनू क्लोथ्स पहनाकर सिटी वॉल से नीचे फेंक दिया जाएगा, जिससे उनके हेड्स को एनिमी हेड्स बताकर मिलिट्री मेरिट हासिल किया जा सके। जांग ब्याओ ने उसे श्राप दिया और कहा कि वह घोस्ट बनकर भी जोई को नहीं छोड़ेगा। इसी समय लिन जेन्युआन को बचाए जाने के लिए जोई का धन्यवाद दिया गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि नोटोरियस ली फेयू वास्तव में जोई ही है। फिर जोई ने वुवे पास की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की ओर ध्यान दिलाया। 3 लाख एलाइड ट्रूप्स के सामने अब स्थिति बेहद गंभीर थी। उससे भी बड़ी खबर यह थी कि शोयांग सिटी छोड़ने से पहले वहां की सारी प्रोविजंस जला दी गई थीं। अब कॉलिशन फोर्सेस के पास भोजन की कमी होने वाली थी। नोमैडिक ट्राइब्स खुद फार्मिंग नहीं करते थे, इसलिए 3 लाख सोल्जर्स और उनके हॉर्सेस को फीड करना आसान नहीं था। ऊपर से योंगजो में 3 साल का ड्रॉट चल रहा था। जोई ने तय किया कि सीधी लड़ाई के बजाय वह उनके खिलाफ वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ेगा, लेकिन इसके लिए पिंगलियांग और पिंगजांग को हर कीमत पर बचाना जरूरी था। युद्ध की रिपोर्ट लिखने की तैयारी हुई। जोई ने जनरल लिन से कहा कि कुछ सैक्रिफाइसेस जरूरी होंगे। बैटल रिपोर्ट में लिखा जाना था कि जांग ब्याओ ने खितान के साथ कलूजन करके वुगुआन गेट खुलवाया और 3000 डिफेंडर्स को धोखा दिया, जिन्होंने सरेंडर करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ाई की। इस तरह मृत सोल्जर्स की सैक्रिफाइस का सम्मान भी रहेगा और जनरल लिन को एम्परर की तरफ से पनिशमेंट से बचाया जा सकेगा। लेकिन लिन जेन्युआन के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। उसे कहा गया कि कुछ समय के लिए छिपकर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि असली लक्ष्य उसकी जान बचाना है। लेकिन उसके लिए यह सवाल था कि एक असली सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए छिप जाए, जबकि वेवे गार्ड उसके पिता लिन वेवू ने अपने हाथों से बनाया था। और अब 3 साल के मॉर्निंग पीरियड के बाद वही आर्मी जांग ब्याओ को सौंप दी गई थी। लिन जेन्युआन ने छिपकर रहने के बजाय साफ कहा कि वह वुवे पास को वापस लेने के लिए सही समय का इंतजार करेगा। लेकिन जाओई ने उसे समझाया कि अभी उसके पास 3 लाख दुश्मनों से घिरी सिटी में रहने का सवाल है। उसे डर दुश्मन की संख्या से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि अगर सिटी गिर गई तो वहां मौजूद सोल्जर्स के पेरेंट्स, वाइव्स और चिल्ड्रन को भी मार दिया जाएगा। तभी वोंग अर्न्यू ने अपने पुराने दर्द के बारे में बताया। 4 साल पहले श्योंगनू ने जब सिटी पर हमला किया था, तब उसके पिता और भाई उसकी आंखों के सामने मारे गए थे और सड़कों पर लोगों को घास की तरह काट दिया गया था। जोई ने सोल्जर्स को समझाया कि उन्हें जाओ जिलोंग की तरह 7 बार दुश्मन के बीच से निकलने की जरूरत नहीं है। हर सोल्जर को सिर्फ 35 दुश्मनों को खत्म करना है। इसी कैलकुलेशन से 20,000 सोल्जर्स 3 लाख दुश्मनों का सामना कर सकते थे। उसने साफ कहा कि वो पिंगलियांग के साथ जिएगा और पिंगलियांग के साथ ही मरेगा। दूसरी तरफ एनिमी लीडर्स शोयांग सिटी के स्पॉइल्स को बांटने की बात कर रहे थे। खितन ने ज्यादा हिस्सा मांगा और आखिरकार 60% पर बात तय हुई। उनका अगला टारगेट पिंगलियांग और पिंगजियांग थे। फैसला हुआ कि खितान पहले हमला करेंगे, ताकि ये दोनों सिटीज भी शोयांग की तरह खाली न हो जाएं। पिंगलियांग की तरफ से सिर्फ 3000 गैरिसन ट्रूप्स और 10,000 से भी कम सिविलियंस थे। इसके बावजूद जोई ने 5,000 सोल्जर्स के साथ पूरी ताकत से पहला हमला रोकने की तैयारी की। उसने एक नया डिफेंसिव वेपन तैयार किया था, जिसे गोल्डन सूप कहा गया। इसे उबालकर वॉल्स से नीचे डाला जाना था। इसका असर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मैजिकल तीनों तरह का बताया गया। जब एनिमी सोल्जर्स वॉल्स के पास पहुंचे तो ऊपर से बॉइलिंग गोल्डन सूप बरसने लगी। दुश्मनों को समझ नहीं आया कि बारिश जैसी गिर रही ये गर्म और बदबूदार चीज आखिर है क्या। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि चेन सोल्जर्स वॉल्स से बॉइलिंग ह्यूमन वेस्ट डाल रहे हैं। इससे एनिमी को भारी नुकसान हुआ और उनकी मोरालें भी टूटने लगी। सिर्फ 1 घंटे में 10,000 एनिमी सोल्जर्स मारे गए। ग्रेट खान बतू की आर्मी को 50% से ज्यादा कैजुअल्टीज हो चुकी थीं। इसके बाद हंस ने कहा कि अब वे खुद पिंगलियांग की डिफेंसेस टेस्ट करेंगे। लेकिन एक कमांडर ने डायरेक्ट असॉल्ट को गलत स्ट्रैटेजी बताया। उसने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अगले दिन सरेंडर नेगोशिएशन के नाम पर एक नई चाल चली गई। आदेश था कि नेगोशिएशन टीम में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और मौका मिलते ही वॉल पर मौजूद कमांडर को एरो से मार दिया जाए। उनका मानना था कि कमांडर के मरते ही सिटी लीडरलेस हो जाएगी और बिना ज्यादा लड़ाई के गिर जाएगी। दुश्मन का नेगोशिएटर वॉल्स के सामने पहुंचा और किंग अटामुहन की मर्सी का हवाला देते हुए सरेंडर करने को कहा। उसने हाई रैंक, वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, कैटल,
शीप और ब्यूटीज तक देने का लालच दिया और कहा कि सिटी के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पिंगलियांग की तरफ से जवाब बेहद साफ था। जो भी पिंगलियांग को ऑफेंड करेगा, उसे चाहे वो कितनी भी दूर भाग जाए, सजा मिलेगी। तभी ट्रम्पेट बजाने वाले व्यक्ति को कमांडर समझकर दुश्मन ने एरो चला दिया। जोई घायल दिखाई दिया, लेकिन असल में एरो ने उसके नीचे पहने पेपर आर्मर को भेद नहीं पाया। जोई ने बताया कि उसने HR पेपर से इतना मोटा आर्मर बनाया था कि वह पावरफुल एरोस तक रोक सकता था। उसका आयरन आर्मर पहले शाई बॉकिंग से मिला था, लेकिन अगर वह सिर्फ उसी पर भरोसा करता तो आज उसकी जान जा सकती थी। जोई ने तुरंत अपनी अगली चाल चल दी। उसने सोल्जर्स को आदेश दिया कि वे ऑफेंसिव धीमा कर दें, एरोस जानबूझकर इधर उधर चलाएं और ऐसा दिखाएं जैसे उनका कमांडर मर गया है। असल योजना यह थी कि एनिमी की अगली वेव पूरी तरह अटैक रेंज में आ जाए और फिर अचानक उस पर जोरदार हमला किया जाए। लेकिन जिस शोंगनू आर्चर ने एरो चलाया था वो बेहद स्किल्ड था। जोई ने उसे एंशिएंट टाइम्स का स्नाइपर कहा, एक ऐसा दुश्मन जो शैडोज में छिपकर कमांडर को निशाना बना सकता था। उसने आदेश दिया कि उस आर्चर को किसी भी कीमत पर ढूंढकर खत्म किया जाए। इसके बाद एनिमी ने स्केलिंग लैडर्स के साथ हमला शुरू किया। कुछ लैडर्स पर ऑयल डाल दिया गया और उन्हें आग लगा दी गई। डिफेंडर्स ने फिर रिट्रीट का संकेत दिया। बाहर के कमांडर्स को समझ आया कि पिंगलियांग की डिफेंस कितनी मजबूत है। उन्हें लगा कि इसका एक कारण जोई का लीडरशिप है और अगर वे इस वेव को सर्वाइव कर गए तो अटैकिंग आर्मी की मोमेंटम टूट सकती है। एनिमी कमांडर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके पास 4 लाख सोल्जर्स को खिलाने की समस्या थी, इसलिए वे ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। तीनों गेट्स पर हमला किया गया और देखा गया कि ईस्ट और वेस्ट गेट्स मजबूत हैं, जबकि साउथ गेट कंपैरेटिवली कमजोर है। इसलिए अगले दिन ईस्ट और वेस्ट पर बड़े अटैक्स करके उन्हें डाइवर्जन बनाया जाएगा और 10,000 बैटल हार्डेंड सोल्जर्स सीधे साउथ गेट पर हमला करेंगे। कुछ घायल एनिमी सोल्जर्स को टुओबा लाई की ट्राइब ने अपने ऊपर लेने की पेशकश की। ट्राइब छोटी थी, लेकिन उसने मदद करने की इच्छा जताई। टुओबा लाई को इन्फर्मरी संभालने की जिम्मेदारी दी गई और हनहू को भी उसके साथ भेजा गया। उधर जनरल लिन एक दिन और एक रात बेहोश रहने के बाद जागा। उसे मैजिस्ट्रेट जाओ की तरफ से भेजा गया, मटन खिलाया गया। उसने तुरंत अपने वैलियंट गार्ड के साथियों के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि सभी को इसी स्ट्रीट पर सेटल किया गया है और नेबर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे ने जनरल लिन को वेवे गार्ड की स्पिरिट के बारे में बताया। उसके टीचर ने बच्चों को सिखाया था कि ओल्ड जनरल लिन ने हजारों वेवे गार्ड्स के साथ खून और बलिदान से डरने के बजाय वूवे पास कैप्चर किया था। अब पिंगलियांग काउंटी के बच्चों को उसी स्पिरिट के बारे में पढ़ाया जा रहा था। लिन जेन्युआन ये सुनकर भावुक हो गया। बच्चे ने कहा कि उसके टीचर के अनुसार असली आदमी खून बहा सकता है, लेकिन रोता नहीं, और महान हीरो को रोना नहीं चाहिए। उसने कहा कि जब तक वेवे गार्ड की स्पिरिट जीवित है, वेवे गार्ड भी मरा नहीं है। इसके बाद लिन जेन्युआन ने जोई को अपनी पिता की मौत का जिम्मेदार मानते हुए दुख जताया। उसे लगा कि अगर वो अलाइड फोर्सेस को पिंगलियांग नहीं लाता तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे काम करने के लिए बुलाया और मैजिस्ट्रेट जो को गाली देने से रोका। उसने कहा कि जोई बिल्कुल ठीक है। जब पूछा गया कि अगर मैजिस्ट्रेट ठीक है तो सिटी वॉल्स पर फ्यूनरल बैनर्स क्यों लगे हैं, तो जवाब मिला कि शोंगनू ने सरेंडर मांगा था और जोई ने मना कर दिया। दुश्मनों ने एरोस चलाए, लेकिन जोई को एक खरोंच तक नहीं आई। व्हाइट बैनर सिर्फ इसलिए लगाए गए थे ताकि बाहर के बारबेरियंस ये समझें कि कमांडर मर चुका है और उनकी विजिलेंस कम हो जाए। फिर लिन जेन्युआन ने देखा कि सिटी के लोग एक अजीब चीज तैयार कर रहे हैं। उन्हें बताया गया कि यह सिटी डिफेंस के लिए है। इसे उबालकर वॉल्स से नीचे डाला जाता है, जिससे दुश्मनों की स्किन जल जाती है और बदबू से वे अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। पिंगलियांग में इसे गोल्डन सूप कहा जाता था। जनरल लिन को यह देखकर समझ आया कि पिंगलियांग में रिसोर्सेज सीमित होने के बावजूद जाओ यी ने डिफेंसिव इक्विपमेंट का अलग रास्ता निकाला था। हैवी आयरन आर्मर की जगह पेपर आर्मर बनाया गया था। उसने बताया कि अगर यह आर्मर न होता तो पिछले दिन शोंगनू आर्चर्स के एरोस से बचना मुश्किल था। यह आयरन आर्मर से हल्का भी था और काफी मजबूत भी। जब जोई ने कैजुअल्टीज की रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि कॉलिशन फोर्सेज ने एक दिन में लगभग 10,000 सोल्जर्स खो दिए थे, जबकि पिंगलियांग की तरफ से एक भी सोल्जर की मौत नहीं हुई। सिर्फ 280 से ज्यादा लोग लाइटली इंजर्ड और 30 से ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए थे। यहां तक कि वॉल्स पर मन्योर उठाकर ले जाने वाले बूढ़े लोगों के पास भी पेपर आर्मर था। लेकिन जोई जानता था कि असली समस्या अभी बाकी है। बाहर 4 लाख एनिमी ट्रूप्स थे और पिछली लड़ाई में भारी मात्रा में एरोज खर्च हुए थे, इसलिए उसने तुरंत एरो इन्वेंट्री की जांच करवाई। काउंटी के पास शुरुआत में 6 लाख एरोज थे, जिनमें से 15,000 से ज्यादा एक दिन में इस्तेमाल हो चुके थे। मिलिट्री ब्लैकस्मिथ शॉप्स लगातार काम कर रही थीं और रोज लगभग 3,000 नए एरोज बनाए जा रहे थे। सॉर्ड्स, ब्लेड्स, स्पीयर्स और हलबर्ड्स की संख्या भी 10,000 से ज्यादा थी। डिफेंसिव ऑयल के कम से कम 30,000 जार्स मौजूद थे। जाओई ने कहा कि इन रिसोर्सेज के साथ वो किसी भी समय 50,000 सोल्जर्स की आर्मी को इक्विप कर सकता है। इसी बीच पता चला कि साउथ गेट पर सोल्जर्स कम हैं, लेकिन अटैक सबसे ज्यादा फियर्स है।
वहां बैटल हार्डेंड एनिमी ट्रूप्स लगातार दबाव बना रहे थे। जनरल लिन ने साउथ गेट को रीइंफोर्स करने के लिए एक स्क्वाड मांगी। जोई ने कहा कि जनरल लिन जैसा वॉरियर खुद वहां जाए तो शायद ओवरकिल हो, लेकिन लिन जेन्युआन ने साफ किया कि साउथ गेट ईस्ट और वेस्ट गेट से पहले गिर सकता है। फिर जोई ने साउथ गेट की असली डिफेंस दिखाई। वहां के ज्यादातर सोल्जर्स पेजेंट ओरिजिन के थे और उनके हाथों में उसकी नई इन्वेंशन थी, फ्लेल, जिसे फार्मर्स के थ्रेशिंग टूल से मॉडल किया गया था। इसे चलाने में ज्यादा स्टैमिना नहीं लगता था, इसलिए किसान सोल्जर्स भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे थे। साउथ गेट पर बैटरिंग रैम लगातार टकरा रहा था। अचानक खबर आई कि साउथ गेट गिर चुका है। फिर वही आवाज आई, सिटी भी गिर चुकी है। लेकिन डिफेंडर्स इस खबर पर घबराने के बजाय खुश क्यों हो रहे थे? जोई को तुरंत शक हुआ कि कहीं एनिमी स्पाइज आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर चुके। तभी असली चाल सामने आई। जोई ने चियान योंग को आदेश दिया कि इंडिपेंडेंट रेजिमेंट अब जनरल लिन के कमांड में होगा। जनरल लिन को लगा कि उसे साउथ गेट रीइंफोर्स करने भेजा जा रहा है, लेकिन जोई ने कहा कि वो उसे एक इलीट इंडिपेंडेंट रेजिमेंट सौंप रहा है और जल्द ही उसे इस डिफेंस की असली ट्रिक समझ आ जाएगी। जनरल लिन ने तब देखा कि साउथ गेट के पीछे एक बारबिकन बनाया गया था। शोयांग सिटी में भी ऐसा नहीं था। उसने बताया कि बारबिकन बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, लेबर इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होता है, और चेन किंगडम में सिर्फ कैपिटल हन्यांग सिटी और कुछ बड़े सिटीज में ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। उसके पिता ने भी कभी बारबिकन्स बनाने की मांग की थी, लेकिन यान सॉन्ग के फैक्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब साउथ गेट की असली चाल समझ में आई। बाहर से आने वाले दुश्मन को अंदर आने दिया जा सकता था, लेकिन अंदर फांसने के बाद उसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जैसे ही एनिमी अंदर और डिफेंडर्स बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जोई ने आदेश दिया, फायर! पिंगलियांग के साउथ गेट पर बारबिकन की चाल सफल रही। जैसे ही एनिमी सोल्जर्स अंदर घुसे, डिफेंडर्स ने चारों तरफ से फायर खोल दिया। जो ट्रूप्स अभी कुछ पल पहले सिटी के अंदर घुसने की खुशी मना रहे थे, वे अचानक एक भयानक ट्रैप में फंस गए। थोड़ी देर बाद अटामू के वॉरियर्स को समझ आया कि अंदर आने वाले उनके हजारों सोल्जर्स में से सिर्फ कुछ ही बचे हैं, बाकी लगभग सभी खत्म हो चुके थे। अटामू ने गुस्से में कहा कि जिस दिन पिंगलियांग गिरेगा, वह वहां के डिफेंडर्स की खोपड़ियों से वाइन कप्स बनाएगा। लेकिन साउथ गेट की इस असफलता के बाद ईस्ट और वेस्ट गेट्स पर प्रेशर और बढ़ गया। 2 दिनों में कॉलिशन के 4 लाख सोल्जर्स में से 30,000 से ज्यादा मारे जा चुके थे। नोमैडिक आर्मी के लिए सीज लड़ना ऐसा था जैसे हेजहॉग को टाइगर के मुंह में पकड़ने की कोशिश करना। हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा था। तभी फ्रंट से एक और भयानक खबर आई। शोंगनू और खितान ने मिलकर इन्वेजन शुरू कर दिया था और वुवे पास गिर चुका था। लिन जेन्युआन और पास पर मौजूद 3,000 एलीट गार्ड्स देश के लिए लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद 3 लाख की अलाइड आर्मी सीधे शोयांग सिटी की ओर बढ़ी। जंग बियाओ ने 3 दिन तक रेजिस्टेंस किया, लेकिन आखिरकार ओवरवेल्म्ड होकर अपनी ट्रूप्स के साथ सरेंडर कर गया। अब 4 लाख की कॉलिशन पिंगलियांग काउंटी को घेर चुकी थी। कोर्ट में खबर पहुंची कि पिंगलियांग के मैजिस्ट्रेट ली फेयू ने सिर्फ 3,000 डिफेंडर्स और पूरे टाउन्स पीपल के साथ 3 अटैक्स के बाद भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ऑफिशियल्स हैरान थे कि दुश्मनों ने सिर्फ वुवे पास लेने की बात की थी, फिर शोयांग सिटी पर हमला क्यों किया? जांग बियाओ का सरेंडर करना भी सवालों के घेरे में था, क्योंकि वह प्राइम मिनिस्टर यान सॉन्ग की रिकमेंडेशन पर नियुक्त हुआ था। अब उसे लग रहा था कि यह सब उसे नेग्लिजेंस का दोषी ठहराने की साजिश है। एम्परर ने मिनिस्टर से पूछा कि शोंगनू और खितान इन्वेजन को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक मिनिस्टर ने सुझाव दिया कि योंगजो की जमीन दोनों नेशंस को दे दी जाए और चेन किंगडम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके नेबरिंग स्टेट्स की गुडविल खरीदी जाए। लेकिन दूसरे ऑफिशियल्स ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि चेन किंगडम की स्थापना के बाद कभी भी युद्ध रोकने के लिए टेरिटरी सरेंडर नहीं की गई। कुछ मिनिस्टर्स ने चिंगझो, यूझो और बिंगझो की ट्रूप्स मोबिलाइज करके योंगझो रेनफोर्स करने की मांग की। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर यान सॉन्ग से पूछा गया कि शोंगनू से नेगोशिएशन करने के लिए किसे भेजा जाए। यान सॉन्ग ने जानबूझकर जोई का नाम सुझाया। उसके अनुसार जोई पहले भी ली फेयू को सरेंडर करने के लिए समझाने की कोशिश कर चुका था, इसलिए इस बार भी उसे एनवॉय बनाकर भेजना उचित होगा। एम्परर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन 10 दिन बीत गए और कॉलिशन की लगभग 1 लाख ट्रूप्स खत्म हो चुकी थीं। एनिमी कमांडर्स ने आखिरकार पिंगलियांग को एक कठिन टारगेट मानकर वहां से ट्रूप्स हटाने का फैसला किया। अब उनका अगला लक्ष्य पिंगजियांग काउंटी था। उन्हें उम्मीद थी कि योंगजो में कहीं न कहीं कोई आसान टारगेट जरूर मिलेगा। उधर एम्परर का स्पेशल एनवॉय वे जोंगशियन पिंगजियांग की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक 50 से ज्यादा कैवलरीमैन ने उसकी कैरेज पर हमला कर दिया। उसके गार्ड्स मारे गए और उसे लगा कि उसकी जान अब खत्म होने वाली है। तभी पिंगलियांग काउंटी के सोल्जर्स वहां पहुंचे और उसे बचा लिया। वैंग अर्न्यू ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैजिस्ट्रेट जो इस समय पिंगलियांग काउंटी में है। कुछ दिन पहले उन्होंने अलाइड फोर्सेस को पीछे धकेला था और अब सोल्जर्स रिकॉनेसेंस मिशन पर हैं। यह सुनकर वे जोंगशियन ने उनसे पिंगजियांग तक एस्कॉर्ट मांगी। वांग अर्न्यू ने 10 सोल्जर्स उसके साथ भेजने का आदेश दिया। दूसरी तरफ बैटलफील्ड साफ करने के बाद जोई के लोगों को लगभग 3,000 कंप्लीट शोंगनू और खितन यूनिफॉर्म्स मिले। जोई ने सोचा कि इन यूनिफॉर्म्स का इस्तेमाल एनिमी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सोल्जर्स ने तुरंत समस्या बताई।
उनमें से कोई भी श्योंगनू या खितान लैंग्वेज नहीं बोलता था। इतना ही नहीं, एनिमी ट्राइब्स एक दूसरे को पहचानते थे। किसी नई ट्राइब के अचानक दिखाई देने से तुरंत शक पैदा हो जाता। इसी दौरान कैपिटल से खबर आई कि वे जोंगशियन स्पेसिफिकली जोई के लिए इंपीरियल डिक्री लेकर आया है। जोई फुल आर्मर में था, इसलिए उसने फॉर्मल बो करने के बजाय यूनुच वे को सीधे डिक्री पढ़ने के लिए कहा। डिक्री में लिखा था कि श्योंगनू और खितान ने चेन किंगडम की बॉर्डर्स पर इन्वेजन किया है और लोगों की सफरिंग को देखते हुए एम्परर योंगजो की जमीन दोनों नेशंस को देने का फैसला करता है। उसी डिक्री में जोई को एनवॉय बनाकर तुरंत पीस टॉक्स के लिए भेजने का आदेश था। साथ में एनवॉय का स्टाफ ऑफ ऑफिस भी दिया गया, लेकिन जोई ने डिक्री स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि टेरिटरी सरेंडर करना और इंडेमनिटीज देना नेशनल ह्यूमिलिएशन है। चेन किंगडम की विशाल जमीन में से 1 इंच भी दूसरों को नहीं दिया जाना चाहिए। जोई ने यह भी कहा कि बैटलफील्ड का जनरल जरूरत पड़ने पर एम्परर के आदेश को रिफ्यूज कर सकता है। यूनिच वे ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जोई ने बताया कि वो यान सॉन्ग से नफरत करता है और उसे एनवॉय बनाना उसी की चाल थी। वे जोंगशियन ने भी स्वीकार किया कि उसे रास्ते में जान से मारने की कोशिश हुई थी और जोई के सोल्जर्स ने उसकी जान बचाई। फिर जोई ने चियानयोंग को आदेश दिया कि एक बॉक्स में रखा सिर यूनुच वे के हवाले किया जाए। जब वे ने पूछा कि अंदर किसका सिर है, तो जोई ने जवाब दिया, ट्रेटर जांग ब्याओ का। उसने वे को राजधानी में यह रिपोर्ट देने के लिए कहा कि पिंगलियांग के मैजिस्ट्रेट ली फेयू ने पूरी जनता को मोबिलाइज करके सिटी की रक्षा की, अलाइड फोर्सेस के लगभग 1 लाख सोल्जर्स को खत्म किया और पीछे हटती एनिमी आर्मी पर हमला करके जांग ब्याओ का सिर काट लिया। वे जोंगशियन ने याद दिलाया कि इंपीरियल डिक्री तो जोई के नाम पर था। जोई ने तुरंत काउंटर किया। पिंगजांग पूरी तरह घिरी हुई थी और श्योंगनू बेहद ब्रूटल थे। वे शहर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता था और उसने जोई को देखा भी नहीं था, इसलिए वो कैसे साबित कर सकता था कि डिक्री वास्तव में जोई तक पहुंचा था। वे ने उसकी बात समझ ली और राजधानी वापस रिपोर्ट करने की तैयारी की। पिंगलियांग में लोगों के बीच भी खबर फैल गई कि एम्परर ने पूरा योंगजो खितान और श्योंगनू को देने का फैसला किया है। लोग इस बात से नाराज थे कि मैजिस्ट्रेट जो को ही लैंड सरेंडर करने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनका मैजिस्ट्रेट कभी घुटने टेक कर नहीं जिएगा। लोगों ने कहा कि अगर आज एक प्रोविंस देकर रात की शांति खरीदी गई तो कल फिर युद्ध हुआ तो क्या होगा। जमीन देकर दुश्मन की आग बुझाने की कोशिश करना आग में लकड़ी डालने जैसा है। इसी समय लियांग शनबो को मैजिस्ट्रेट के पास बुलाया गया। उसे ली फेयू से मिलवाया गया और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को जो यी का स्ट्रैटेजिस्ट बताया गया। लियांग शनबो वही व्यक्ति था जिसने सीज के दौरान सिविलियंस को ऑर्गेनाइज किया, वेस्ट इकट्ठा करके गोल्डन सूप तैयार करवाया और फ्रंट लाइन के लिए फूड प्रेपरेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन को व्यवस्थित रखा था। लियांग शनबो ने झोजी को पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या वो वास्तव में झो शिंगजियान है। जोई ने जवाब दिया कि वह जोई होने के साथ साथ एक और आइडेंटिटी भी रखता है, ली फेयू। उसने साफ कर दिया कि शुरुआत से अंत तक ली फेयू वही खुद था। उसके पास खड़ा चियानयोंग पहले पिंगलियांग काउंटी का कांस्टेबल था और अब जोई द्वारा नियुक्त ऑफिशियल था। लियांग शानबो को यह सुनकर झटका लगा। उसके लिए ली फेयू की आइडेंटिटी एक कैपिटल ऑफेंस थी, क्योंकि यह एम्परर को धोखा देने के बराबर था। उसे समझ नहीं आया कि जोई पहली मुलाकात में ही इतना बड़ा सीक्रेट उसके सामने क्यों खोल रहा है। उसने पूछा कि क्या जोई को डर नहीं कि वो अथॉरिटीज को सब बता देगा। जोई ने जवाब दिया कि पिंगलियांग में ली फेयू की आइडेंटिटी कोई सीक्रेट नहीं है, लगभग पूरा पिंगलियांग जानता है। उसने कहा कि चियानयोंग से उसे पता चला था कि लियांग शानबो अभी ज्यादा समय से पिंगलियांग में नहीं है, फिर भी उसकी टैलेंट पहले ही दिखाई देने लगी है। जोई ऐसे टैलेंट को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दिल से बात करते हुए अपना पूरा सीक्रेट बताया और उसे गवर्नेंस में साथ आने का इन्विटेशन दिया। जोई ने कहा कि वह पिंगलियांग, पिंगजांग और आगे नॉर्दर्न लैंड्स तक को व्यवस्थित करने के लिए टैलेंटेड लोगों की तलाश कर रहा है। लियांग शनबो इस इन्विटेशन से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि ऐसा मेंटोर शायद 100 साल में एक बार मिलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल फिर भी था। ली फेयू की आइडेंटिटी फेक थी और यह एम्परर को डिसीव करने का क्राइम था। तभी जी बोचांग वहां पहुंचा। जाओ यी ने उसे 3 साल बाद देखकर स्वागत किया। जी बोचांग पिंगजियांग काउंटी का फॉर्मर मैजिस्ट्रेट था। उसने कहा कि जब पिंगजियांग उसके हाथ में था तब लोग भूख और गरीबी में थे, लेकिन अब पिंगजियांग और पिंगलियांग दोनों कितने वाइब्रेंट हो चुके हैं। उसे पहले से पता था कि ज़ाओ यी ने ली फेयू की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जिया बॉकिंग को खत्म किया था। जी बोचांग ने माना कि अगर उसे पहले पता होता कि ली फेयू वास्तव में जो यी है तो वो बहुत पहले पिंगजियांग काउंटी उसे सौंप देता। इससे लियांग शनबो को भी समझ आया कि ली फेयू ने कभी कोई गलत या हार्मफुल काम नहीं किया था। जोई ने जी बोचांग से पिंगलियांग लौटकर मैजिस्ट्रेट चियान की मदद करने को कहा, लेकिन जी बोचांग ने जवाब दिया कि वो एकेडमी में टीचर बनना ज्यादा पसंद करेगा। लियांग शनबो को अभी भी आश्चर्य था कि जो यी उसे इतना बड़ा रोल क्यों देना चाहता है, जबकि उसने इंपीरियल एग्जामिनेशंस भी पास नहीं किए थे। तब जोई ने कहा कि नेशन को बदलने के लिए स्टॉर्म जैसी ताकत चाहिए और जनता की चुप्पी बेहद दुखद है। उसने उस विचार को आगे बढ़ाया कि हेवेंस को भी जगाना चाहिए और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए पुराने कन्वेंशंस को तोड़ना चाहिए। लियांग शनबो ने समझ लिया कि जो यी सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए ली फेयू नहीं बना रहा था,
वो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल लोगों को उस पॉलिटिकल स्टॉर्म से बचाने के लिए कर रहा था और खुद उसी स्टॉर्म का रूप लेना चाहता था। ज़ोई ने उसे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हीरो कहा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बड़े एम्बिशंस, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज और कॉमन पीपल को बचाने का रिजॉल्व हो। लियांग शानबो ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने कहा कि एक योग्य लॉर्ड वही है जो सही दिशा दिखाए, और उसने अपनी जिंदगी ज़ोई के कमांड में देने की शपथ ली। ज़ोई ने उसकी लॉयल्टी स्वीकार कर ली। लेकिन तभी पिंगजांग काउंटी से अर्जेंट रिपोर्ट आई। श्योंगनू और खितान की एलाइड आर्मी कई दिनों से पिंगजांग को घेर रही थी। उनके 50 से 60 हजार सोल्जर्स मारे जा चुके थे, इसलिए अब उन्होंने तीनों तरफ से अटैक हटाकर अपनी पूरी मेन फोर्स ईस्ट गेट पर लगा दी थी। पिंगजियांग के गिरने का खतरा बेहद करीब था। चियानयोंग अपने बेटे शाओ हाओ को लेकर बेहद परेशान हो गया, क्योंकि वो पिंगजियांग के अंदर फांसा हुआ था। उसने ज़ोई से पिंगजियांग बचाने की गुहार लगाई, लेकिन ज़ोई ने घबराने के बजाय मिलिट्री सिचुएशन को डिटेल में पूछा। जैसे ही उसे कंफर्म हुआ कि एनिमी ने तीनों तरफ का अटैक छोड़कर सिर्फ ईस्ट गेट पर अपनी मेन फोर्स जमा कर दी है, उसने कहा, पिंगजियांग इस बार बच गया। इसके बाद ज़ोई ने तुरंत सभी काउंटी ऑफिशियल्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को काउंटी ऑफिस में बुलाने का आदेश दिया। उसने बताया कि पिंगलियांग के पास ज्यादा से ज्यादा 20,000 सोल्जर्स हैं और सीधे खितान आर्मी के बीच घुसना शीप का टाइगर के मुंह में जाने जैसा होगा। इसलिए अब लड़ाई का तरीका सीधा हमला नहीं होगा। जनरल लिन को भी इमरजेंसी गैदरिंग के लिए बुलाया गया। कुछ लोगों ने सवाल किया कि ज़ोई का ऑफिशियल रैंक जनरल लिन से कम होने के बावजूद वह उसे बार बार क्यों बुलाता है। जनरल लिन ने जवाब दिया कि अगर लॉर्ड जाओ ने उन्हें बचाया न होता तो वे आज जिंदा नहीं होते और न ही वेवे गार्ड के भाइयों का बदला लेने का मौका मिलता। काउंटी ऑफिस में जाओई ने अपनी अगली चाल घोषित की। उसने लिन जेन्युआन को आदेश दिया कि वो पिंगलियांग के 10,000 एलीट ट्रूप्स लेकर पिंगजांग काउंटी को रीइंफोर्स करे। लेकिन असली आदेश इससे भी बड़ा था। अगर पिंगजांग के गेट्स ब्रीच हो जाएं तो उसी मौके का फायदा उठाकर श्योंगनू और खितान की मेन फोर्स पर हमला करना है। यानी अब बचाव के पीछे एक बड़ी काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी थी। ज़ोई ने लिन जेन्युआन को 10,000 एलीट सोल्जर्स के साथ पिंगजियांग रीइंफोर्स करने का आदेश दिया था, लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था। 2 लाख से ज्यादा एनिमी ट्रूप्स के सामने सिर्फ 10,000 सोल्जर्स भेजना लगभग सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था। फिर भी लिन जेन्युआन ने आदेश स्वीकार कर लिया। जब उससे पूछा गया कि ज़ोई खुद क्या करेगा, तो जवाब साफ था, वह वुवे पास वापस लेने जा रहा था। ज़ोई ने डेंग टोंग को 5,000 एलीट ट्रूप्स चुनने का आदेश दिया और खुद वुवे पास की ओर निकल पड़ा। बाकी 5,000 सोल्जर्स चियानयोंग और लियांग शनबो की मदद करने और पिंगलियांग काउंटी की रक्षा करने के लिए छोड़ दिए गए। इसी बीच जनरल लिन ने डेंग पोनू की बदतमीजी के लिए माफी मांगी। ज़ोई ने पहली गलती होने के कारण उसे इस बार छोड़ दिया, लेकिन उसने साफ कहा कि सोल्जर की सबसे पहली ड्यूटी आदेश मानना है। ज़ोई ने यह भी कहा कि वो अपने सोल्जर्स की जान को कभी मजाक नहीं समझता। इसके बाद उसने वू लाओलियू को पूरी आर्मी का पॉलिटिकल कमिश्नर नियुक्त किया और जनरल लिन के साथ पिंगजियांग रीइंफोर्स करने भेजा। वू लाओलियू के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव था। कभी वो वेवे गार्ड में जनरल लिन के सामने सिर्फ एक छोटा सोल्जर था, लेकिन अब वही जनरल लिन का पॉलिटिकल कमिश्नर बन चुका था। दूसरी तरफ पिंगजियांग काउंटी में स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। कोalition फोर्सेस लगातार हमला कर रही थीं और सिटी अब ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। लेकिन ज़ोई जाते समय शाओ हाओ और बाकी लोगों के लिए एक सीक्रेट प्लान ब्रोकेड पाउच में छोड़ गया था। चियानयोंग को भरोसा था कि शाओ हाओ की क्विक थिंकिंग और उस पाउच में मौजूद योजना उन्हें बचा सकती है। सीक्रेट प्लान खोला गया और चियानयोंग ने तुरंत उसे लागू करने का फैसला किया। आदेश दिया गया कि सिटी वॉल्स पर मौजूद डिफेंडर्स को और 20% पीछे हटाया जाए। एनिमी कमांडर्स को लगा कि डिफेंडर्स कम होने का मतलब है कि पिंगजियांग के पास एरोज, ऑयल, बोल्डर्स और लॉग्स जैसे रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर हमला जारी रखा गया तो सिटी उसी रात टूट जाएगी। तभी कोalition को खबर मिली कि पिंगलियांग से 10,000 रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। इनमें करीब 3,000 कैवलरी थे। एनिमी कमांडर्स ने इसे बड़ी गलती माना। उनके मुताबिक अगर ये सोल्जर्स पिंगलियांग में छिपे रहते तो कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब बाहर निकलकर वे खुद को दुश्मन के सामने ले आए थे। उन्होंने सोचा कि ये 10,000 सोल्जर्स अपनी जान देने आए हैं, लेकिन लिन जेन्युआन के लिए यह स्ट्रैटेजी समझना आसान नहीं था। आदेश था कि पिंगजांग का गेट टूटने के बाद में एनिमी फोर्स पर हमला करना है। फिर भी रीइंफोर्समेंट सिटी के अंदर जाने के बजाय एनिमी की नाक के नीचे 5 माइल्स दूर रुक गए थे। जनरल लिन को डर था कि कहीं एनिमी पहले उसके 10,000 सोल्जर्स को ही खत्म न कर दे। वो लाओलियू से भी पूछा गया कि ज़ोई आखिर क्या सोच रहा है, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे भी मास्टर की योजना पूरी तरह समझ नहीं आती। फिर भी ज़ोई का आदेश था, इसलिए वो शांत रहकर इंतजार करने को तैयार था। कुछ समय बाद एनिमी ने पिंगजांग में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। रिपोर्ट आई कि गेट के अंदर कोई बारबिकन नहीं था और सीधे रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंचा जा सकता था। एनिमी कमांडर्स बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि इतनी भारी कैजुअल्टीज के बाद आखिरकार उनका रास्ता साफ हो गया है। आदेश दिया गया कि पूरी आर्मी सिटी में प्रवेश करे और 3 दिनों तक लूट की जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही ज़ोई की असली चाल थी। एनिमी कमांडर्स ने सोचा कि लड़ाई सस्पिशियसली आसान हो गई है और ज़ोई ने पिंगजांग में जरूर कोई बैकअप प्लान छोड़ा होगा।
इसके बावजूद उन्होंने सिटी के अंदर मौजूद कैटल और शीप को देखकर लूट शुरू करने का फैसला किया। खितान को प्रॉमिस्ड 60% स्पॉइल्स मिलने थे, इसलिए वे आगे बढ़ते गए। तभी सामने हजारों कैटल दिखाई दिए। शुरुआत में खितान वॉरियर्स खुशी से उनकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्हें समझ आया कि ये कैटल भाग नहीं रहे, ये सीधे उनकी तरफ दौड़ रहे थे। हजारों जानवरों ने अचानक एनिमी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। सोल्जर्स घबराकर पीछे हटने लगे। क्यान योंग ने समझ लिया कि यह जाओ यी की योजना थी। उसने इसे वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के टियन डैन की फेमस फायर ऑक्स फॉर्मेशन से जोड़ा, जिसमें हजारों फायर ऑक्सन ने रात में हमला करके यान आर्मी को कुचल दिया था और 70 सिटीज तक वापस हासिल कर ली थीं। पिंगजांग भी 3 वर्षों से खितान के साथ ट्रेड कर रहा था और इसी वजह से वहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स कैटल जमा हुए थे। अब कैटल ने रास्ता साफ कर दिया था। पिंगजांग के सोल्जर्स ने आदेश मिलते ही अपने वेपन्स उठाए और उनके पीछे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कोalition ट्रूप्स को समझ आ गया कि उन्हें बुरी तरह धोखा दिया गया है। कुछ सोल्जर्स ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पिंगजांग की सेना ने उनका पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान डेंग पोनू ने एनिमी के बारे में अपमानजनक बातें की और उन्हें वुवे पास तथा शुआयांग सिटी बचाने में असफल होने के लिए ताना मारा। दूसरी तरफ पिंगलियांग के सोल्जर्स अपने मैजिस्ट्रेट ज़ो यी पर गर्व कर रहे थे, जिसने 4 लाख की आर्मी के खिलाफ पिंगलियांग को टिकाए रखा था। डेंग पोनू लड़ाई के लिए तैयार था और कह रहा था कि अगर एनिमी में हिम्मत है तो असली स्टील से मुकाबला करे। तभी जनरल लिन ने पिंगजांग के ईस्ट गेट की दिशा में देखा। यही वो संकेत था जिसका ज़ो यी ने पहले जिक्र किया था। उसने तुरंत आदेश दिया, ऑल ट्रूप्स एडवांस। पिंगलियांग के सोल्जर्स ने श्योंगनू और खितन आर्मी पर सीधा हमला शुरू कर दिया। अब ज़ो यी की पूरी योजना सामने आ चुकी थी। इस कैओस में किंग बातू खुद भागने लगा। वो चिल्लाकर अपने खितन वॉरियर्स से मदद मांग रहा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या उसे बचाया जाए या इस मौके का फायदा उठाया जाए? तभी ज़ो यी की पहले की बातचीत याद आई। उसने पूछा था कि क्या खितन किंग की थ्रोन किसी दूसरे के लिए उपलब्ध हो सकती है। जवाब मिला था कि खितन में बर्थ डेस्टिनी तय करती है, लेकिन मौजूदा किंग किसी स्लेव से ज्यादा नोबल नहीं है। अब हंगसी और याओनियन क्लैंस ने बातू के समर्थन में आवाज तो लगाई, लेकिन असल में वे उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। इसके बाद आदेश दिया गया कि याओनियन और हंगसी ट्राइब्स के प्रिंसेस को मार दिया जाए और किंग बाटू को जीवित रॉयल कोर्ट में ले जाया जाए। इस तरह बाटू के खिलाफ उसके ही लोगों के बीच सत्ता बदलने का रास्ता खुल गया। इसी दौरान कुछ खितान और श्योंगनू सोल्जर्स ने सरेंडर किया। ज़ो यी का आदेश था कि जो सरेंडर करे उसे बख्श दिया जाए, लेकिन डेंग पोनू ने उन्हें फॉरेन ट्राइब्स कहकर मारने की कोशिश की। जनरल लिन ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि वे चाहे श्योंगनू या खितान हो, मिलिट्री डिसिप्लिन सभी पर लागू होता है। डेंग पोनू ने आदेश की अवहेलना की थी, इसलिए गार्ड्स को उसका सॉर्ड और आर्मर उतारने और उसे मिलिट्री प्रिजन में डालने का आदेश दिया गया। जनरल लिन ने बताया कि पिंगलियांग आर्मी की असली ताकत उसके आयरन क्लैड मिलिट्री डिसिप्लिन में है। इसी डिसिप्लिन की वजह से वेइवे गार्ड भी इस बैटल में उचित तरीके से हार स्वीकार कर सकता था। तभी वू लाओलियू वहां पहुंचा और दोनों के बीच हल्की बहस हुई कि किसने ज्यादा क्रेडिट हासिल किया। लेकिन जल्दी ही बातचीत ज़ो यी की रणनीति पर आ गई। वू लाओलियू ने माना कि पिछली रात की फायर ऑक्स फॉर्मेशन ने सैकड़ों हजारों की कोलिशन आर्मी को तोड़ दिया था। जनरल लिन ने भी स्वीकार किया कि वो खुद ऐसी फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। ये सब ज़ो यी द्वारा छोड़े गए सीक्रेट प्लान की वजह से संभव हुआ था। इससे साबित हो गया कि ज़ो यी ने पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए योजना बना रखी थी। जनरल लिन ने सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर की बात याद की। जो व्यक्ति बैटल शुरू होने से पहले ही विक्ट्री की गणना कर लेता है वही जीतता है। श्योंगनू और खितान के आने की संभावना को ज़ो यी ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ वर्तमान बैटल के लिए नहीं थी, बल्कि एनिमी के अगले कदमों तक को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तभी सोल्जर्स ने एक बेहद बड़ा प्रिजनर पकड़ कर लाया। उसे देखकर शियान योंग ने सोचा कि शायद कोई बड़ा श्योंगनू जनरल हाथ लगा है, लेकिन पता चला कि यह कोई जनरल नहीं, बल्कि प्रिंस अटामू श्योंगनू चन्यू वुहुआन का छोटा भाई था। अब यह सिर्फ एक प्रिजनर नहीं, बल्कि बेहद वैल्यूएबल पॉलिटिकल हॉस्टेज था। सोल्जर्स खुशी से अपनी रिवॉर्ड की कल्पना करने लगे, लेकिन चियान योंग ने कहा कि प्रिंस की रिवॉर्ड का फैसला वो खुद नहीं कर सकता। इसके लिए ज़ो यी की वापसी का इंतजार करना होगा। इसी बीच पता चला कि ज़ो यी अभी पिंगलियांग में नहीं है। वो सिर्फ 5000 एलीट ट्रूप्स लेकर वुवे पास वापस लेने निकल चुका है। जनरल लिन को चिंता हुई, क्योंकि वुवे पास दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। 3 साल पहले उसके पिता ने इसी जगह अपने प्राण गंवाए थे। ज़ो यी उस रगेड माउंटेन पाथ से परिचित भी नहीं था और उसके पास सिर्फ 5000 सोल्जर्स थे। कुछ लोगों ने ज़ो यी को पीछे रहने की सलाह दी और कहा कि बाकी 2000 सोल्जर्स लेकर रियर कमांड संभालना ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन ज़ो यी का फैसला अटल था। उसने कहा कि अगर वो रास्ता दिखाने के लिए खुद मौजूद नहीं रहेगा तो एक छोटी नर्वस मिस्टेक पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है। वुवे पास के पास इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई। ज़ो यी ने अपने सोल्जर्स को एक महत्वपूर्ण पहचान दी, रेड स्कार्फ्स। उसने आदेश दिया कि चेहरे पर भरोसा मत करना, स्कार्फ को पहचानना। इसी पहचान का इस्तेमाल करके उसके लोग एनिमी ट्राइब के भीतर घुसने वाले थे। मुरोंग जैरन नाम का याओनियन क्लैन वॉरियर गेट पर मौजूद था।
तभी टुओबा ट्राइब के लोग 3,000 कैटल और शीप लेकर पहुंचे। उनके लीडर ने अपना नाम टुओबा शोंग बताया। उसने कहा कि ये जानवर पास पर मौजूद अपने भाइयों को रिवॉर्ड करने के लिए लाए गए हैं। गेट खोल दिया गया और टुओबा ट्राइब के लोगों को अंदर आने दिया गया। मुरोंग जेरन ने टुओबा शोंग के चेहरे को देखकर कहा कि वो चेन पर्सन जैसा दिखता है और शायद उसकी नसों में चेन ब्लड है। टुओबा शोंग ने स्वीकार किया कि उसका ब्लड लाइन पूरी तरह पूरे सेक्रेड खितान नहीं है और इसी वजह से वो खुद को इनकम्प्लीट महसूस करता है। मुरोंग ने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसकी डिग्निटी और टैलेंट देखकर लगता है कि वह भविष्य में एक्स्ट्रॉर्डनरी फिगर बनेगा। फिर टुओबा शोंग ने बताया कि फ्रंट लाइन पर कॉलिशन ने बड़ी विक्ट्री हासिल की है। उसके अनुसार शुआयांग सिटी, पिंगलियांग और पिंगजियांग तीनों पर कब्जा हो चुका था और इसी जीत की खुशी में 3,000 कैटल और शीप पास के सोल्जर्स को फीस्ट के लिए भेजे गए थे। वहां मौजूद 10,000 सोल्जर्स के लिए इतना लाइव स्टॉक पर्याप्त बताया गया। टुओबा शोंग ने प्रस्ताव दिया कि उसकी अपनी मैन उस रात गार्ड ड्यूटी संभाल लें ताकि मुरोंग गेरन और उसके सोल्जर्स आराम कर सकें। मुरोंग ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही हाथों से दुश्मन को वुवे पास के अंदर प्रवेश करने का मौका दे चुका है। कुछ समय बाद मुरोंग गेरन को लगा कि शायद उसे नशा हो गया है। उसे सामने चेन सोल्जर्स दिखाई देने लगे, लेकिन यह भ्रम नहीं था। अचानक अलार्म बज उठा, एनिमी अटैक! वुवे पास के अंदर छिपे जोई के सोल्जर्स ने अपना असली रूप दिखा दिया था और इसी के साथ कहानी अचानक एक नए व्यक्ति की ओर मुड़ती है। एक आदमी अपना परिचय देता है। उसका नाम वैंग डाचुई है और वो खुद को टाइम ट्रैवलर बताता है। वो बताता है कि 2 साल पहले एक रात उसे लगा था कि बस पावर आउटेज हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी रॉयल फैमिली या ऑफिशियल के रूप में नहीं हुई। वो एक बेगर बनकर इस दुनिया में आया था। वैंग डाचुई बताता है कि जब वो कैंगलैन काउंटी में पहुंचा तब वहां 1 साल से बारिश नहीं हुई थी। लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और भले ही इंपीरियल कोर्ट ने टैक्स एग्जेम्पशन का आदेश दिया था, लेकिन लोकल ऑफिशियल्स की वजह से आम लोगों पर अब भी भारी बोझ था। मजबूरी में लोग अपने परिवारों को लेकर घर छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान वोंग डाचुई ने रेफ्यूजीज से पिंगलियांग काउंटी के बारे में सुना। वहां काम करने पर लोगों को खाना मिलता था। पिंगलियांग पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां के लोगों से हुई। उन्हें बताया गया कि मैजिस्ट्रेट जोई का नियम है कि जो पिंगलियांग आता है वो पिंगलियांग का अपना आदमी है। जब तक मैजिस्ट्रेट के पास खुद खाने को कुछ है, वह अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। वोंग डाचुई को यकीन नहीं हुआ कि इस दुनिया में इतना अच्छा मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है। उसने अपनी स्किल्स बताई। वो पढ़ लिख सकता था और मैथमेटिक्स में भी अच्छा था। उसका टेस्ट लिया गया और उसके जवाब देखकर उसे टॉप टियर टैलेंट माना गया। उसे 1,000 कैटीज प्रीमियम राइस, रहने के लिए हाउस और पिंगलियांग एकेडमी में मैथमेटिक्स टीचर की नौकरी दी गई। यहीं वोंग डाचुई को शक हुआ कि उससे पहले भी कोई फेलो कंट्रीमैन इस दुनिया में आया है। तभी उसका अपना चीट कोड एक्टिवेट हुआ, सीक्रेट कोड सिस्टम। इस सिस्टम का नियम था कि हर महीने वोंग डाचुई की मेमोरीज में से एक लाइन चुनी जाती थी। अगर कोई उस लाइन की अगली लाइन पूरी कर देता तो वोंग डाचुई को रैंडम स्किल मिलता और उस व्यक्ति को एक पोर्टेबल डिमेंशन मिलता। पिछले 2 सालों में उसने उस फेलो कंट्रीमैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार दोनों एक दूसरे से बचते रहे। अब जब श्योंगनू और खितान ने सिटी को घेरा था, वांग दचुई आखिरकार उससे मिलने आया, लेकिन वॉर खत्म होने तक उसे मौका नहीं मिला। बाद में उसे पता चला कि उसका फेलो कंट्रीमैन 5,000 सोल्जर्स लेकर वुवे पास रिकैप्चर करने गया है। वांग दचुई ने मन ही मन उसे वुवे पास पर मरने से मना किया और खुद का नाम याद दिलाया। वुवे पास की लड़ाई के बाद जब एक फियर्स वॉरियर को देखा गया तो सोल्जर्स को शक हुआ कि यह उनका कोई नया एलीट वॉरियर है, लेकिन जल्दी ही पता चला कि वो पिंगलियांग एकेडमी का मैथमेटिक्स टीचर वैंग डाचुई है। चियान योंग की रिपोर्ट्स में भी उसका जिक्र था और बताया गया कि वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है। यहां तक कि कैंडीड हॉर्स बेचने वाला ओल्ड लू भी उसके सिखाए हुए स्टूडेंट्स में से एक था और उसने 85 मार्क्स हासिल किए थे। जोई ने कहा कि पिंगलियांग काउंटी में लू बू और जाओ यून जैसे हीरोज भी पैदा हो सकते हैं। उसने आदेश दिया कि वुवे पास रिकैप्चर होने के बाद वांग डाचुई को उसके सामने लाया जाए। इसी दौरान पता चला कि टुओबा श्योंग असल में पूरे चेन किंगडम नेटिव था और क्रॉसबोमैन को अंदर आने देने वाला वही था। तभी एक व्यक्ति ने खुद को रिवील किया। वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा, जिसे लिटिल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उसका नाम यान क्वान था। इस बैटल में 6,000 से ज्यादा श्योंगनू और खितान सोल्जर्स मारे गए, 1,000 से ज्यादा कैप्चर हुए और 2,000 से ज्यादा भाग निकले। पिंगलियांग साइड के 400 से ज्यादा सोल्जर्स घायल हुए, लेकिन 3rd बटालियन का एक भी सोल्जर जीवित नहीं बचा। जोई ने वांग दाचुई को पर्सनली कमेंट करने के लिए बुलाया। हालांकि बैटलफील्ड पर वो बेहद फियर्स था, लेकिन बॉडी साफ करते समय उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। यह उसका पहला बैटलफील्ड था। जब वांग दाचुई को जोई के सामने लाया गया तो उसने पूछा कि क्या सामने वाला लॉर्ड जोई है। जोई ने अपनी पहचान कंफर्म की। उसने वांग दाचुई की ब्रेवरी की तारीफ की और उसे लू बू तथा जाओ यून जैसा फियर्स जनरल कहा। लेकिन वांग दाचुई ने अपने अटेंडेंट्स को हटाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो वो प्राइवेट में बताना चाहता था। आखिरकार दोनों ने अकेले में अपनी असली पहचान बताई। वांग दाचुई ने पूछा कि जोई कब इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था।
दोनों को समझ आ गया कि वे एक ही दुनिया से आए हुए फेलो कंट्रीमैन हैं। वांग डचुई ने बताया कि वह 2 साल पहले कैंगलैन काउंटी में पहुंचा था और फैमिन से बचने के लिए पिंगलियांग आया। पिछले 2 सालों में उसने जोई को खोजने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार दोनों एक दूसरे से मिस हो गए। वांग डचुई ने बताया कि उसने पिछली रात ब्लैकस्मिथ शॉप से 2 पीसेज ऑफ रीबार चुराकर जोई को टेस्ट किया था। उसे शक था कि इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे कोई फेलो कंट्रीमैन जरूर होगा। जोई ने उसकी पिछली रात की फाइटिंग एबिलिटी की तारीफ की, लेकिन वांग डाचुई ने बताया कि वो उसकी असली ताकत नहीं थी, वो उसके सिस्टम से मिली फियर्स जनरल एक्सपीरियंस कार्ड थी। अब दोनों को पता चला कि उनके पास अलग अलग सिस्टम्स हैं। जोई का सिस्टम इन्फिनिट सप्लाईज देता था, जबकि वांग डाचुई का सिस्टम मेमोरीज की लाइंस के जरिए रैंडम स्किल्स देता था। वांग डाचुई ने पूछा कि अगर उसे कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई तो क्या इमॉर्टैलिटी संभव होगी, लेकिन जोई ने कहा कि ऑल्टरनेट हिस्ट्री की इस दुनिया में कल्टीवेशन होने की बात ही बेकार है। वांग डचुई ने अपना नया रिवॉर्ड चेक किया और बताया कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है और उसे कई मार्शल आर्ट्स मिली हैं। इनमें जाओ यून की 100 बर्ड्स फेसिंग द फीनिक्स स्पीयर टेक्निक, बाजी क्वान और 12 रोड टैंटुई शामिल थे। बाकी रिवॉर्ड्स उसकी स्टैमिना और एजिलिटी बढ़ाने में गए थे। दोनों ने मजाक में कहा कि इन एबिलिटीज और जोई की इन्फिनिट सप्लाईज के साथ वे दुनिया के किसी भी कोने तक कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जोई ने पूछा कि क्या वांग डाचुई को ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए। पता चला कि उसका सिस्टम सही पासवर्ड देने वाले किसी व्यक्ति को पोर्टेबल स्पेस दे सकता है। जब दोनों ने इसे एक्टिवेट किया तो यह काम कर गया। दोनों सिस्टम्स आपस में कंपैटिबल निकले और वैंग डाचुई को एक गाचा स्टाइल स्पेस मिल गया, लेकिन उसकी पहली पुल्स लगभग पूरी तरह बेकार निकली। वैंग डाचुई ने कहा कि शायद खितान आउटफिट पहनने की वजह से उसकी लक खराब हो गई है। जाओ यी ने मजाक में कहा कि कोई चीज बेकार नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल गलत जगह हो सकता है। आखिर में वैंग डाचुई की सबसे उपयोगी चीज निकली, पिकल्ड कैबेज बीफ इंस्टेंट नूडल्स। वह उन्हें देखकर बेहद खुश हो गया, क्योंकि उसने लंबे समय से इंस्टेंट नूडल्स खाने का सपना देखा था। तभी सोल्जर्स एक सस्पिशियस व्यक्ति को लेकर आए। वह वूवे पास के पास पकड़ा गया था और खुद को वेस्टर्न रीजन्स का मर्चेंट बता रहा था। जूई ने उसे अपने सामने लाने का आदेश दिया। मर्चेंट ने अपना नाम मार्को बताया और दावा किया कि वह सिर्फ चेन स्टेट से गुजरना चाहता था और उसे युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके सामान की तलाशी ली गई। मार्को के पास मौजूद कई चीजें वही थीं जो वांग डाचुई के सिस्टम से निकली थीं। उनमें सिस्टैंच, साइनोमोरियम, कॉर्नस और यूकॉमिया जैसी हर्ब्स थीं। मार्को ने ग्लास कप्स भी दिखाए और कहा कि उसने उन्हें बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया था। इसके अलावा उसने एक स्पेशल पावर पिल भी दिखाई और बताया कि वो इन्हीं हर्ब्स से बनाई गई उसकी सीक्रेट रेसिपी है। पूछताछ के दौरान मार्को आखिरकार सच बोलने लगा। जोई ने समझ लिया कि इन हर्ब्स और पिल्स का इस्तेमाल आगे किसी बड़ी योजना में किया जा सकता है, इसलिए उसने मार्को को वापस पिंगजियांग काउंटी ले जाकर कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया। जोई ने कहा कि बाद में उसे इस मर्चेंट की काफी जरूरत पड़ सकती है। अब जोई की अगली योजना सामने आई। उसका टारगेट कोई दुश्मन जनरल नहीं बल्कि चेन किंगडम का एम्परर था। वे जोंगशियन ने पहले बताया था कि पैलेस में एक कंक्यूबाइन थी जिसे एम्परर कई वर्षों तक पसंद करता था, लेकिन हाल में वो फेवर से बाहर हो गई थी। जोई ने तय किया कि मार्को की हर्ब्स और पावर पिल्स का इस्तेमाल करके उस कंक्यूबाइन को दोबारा एम्परर का फेवर दिलाया जाएगा। साथ में सुपर स्ट्रेंथ पिल भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। लंबी लड़ाई के बाद जोई ने अपने सोल्जर्स के लिए फूड तैयार करवाया। उसने उन्हें बताया कि पिंगजियांग काउंटी ने उसके छोड़े हुए फायर ऑक्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके श्योंगनू और खितान कॉलिशन को हरा दिया है। इसी बीच वुवे पास भी रिकैप्चर हो चुका था। इसका मतलब था कि अब श्योंगनू फिर आसानी से साउथ आकर योंगजो के हार्टलैंड को थ्रेटन नहीं कर पाएंगे। सोल्जर्स की मेहनत और सैक्रिफाइस के रिवॉर्ड के तौर पर जोई ने सॉवरक्रॉट, बीफ नूडल्स और मटन सूप बांटा। सोल्जर्स को इंस्टेंट नूडल्स में बीफ मिलने की खुशी थी, हालांकि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि बीफ बहुत कम है। उन्हें याद दिलाया गया कि चेन किंगडम में कैटल स्लॉटर करना सीरियस क्राइम है और 5000 सोल्जर्स के लिए थोड़ा बीफ मिल जाना ही बड़ी बात है। कुछ सोल्जर्स नूडल्स खाते खाते भावुक हो गए। उनका कहना था कि अगर लॉर्ड जो न होते तो शायद पिंगलियांग काउंटी के लोग बहुत पहले भूख से मर चुके होते। लेकिन मिलिट्री कैंप में जोई ने उन्हें ठीक से खाने और गार्ड ड्यूटी पर जाने वाले सोल्जर्स के लिए एनर्जी बचाने को कहा। तभी जनरल लिन ने जोई का स्वागत किया। उसे विश्वास था कि वुवे पास इतनी ऊंची और खतरनाक जगह है कि सिर्फ 5000 एलीट ट्रूप से उसे लेना असंभव है। उसने कहा कि जोई की फायर ऑक्स स्ट्रैटेजी ने भले ही सैकड़ों हजारों श्योंगनू और खितन सोल्जर्स को हरा दिया हो, लेकिन वुवे पास शायद अभी भी एनिमी के हाथ में है। लेकिन जोई ने जनरल लिन की बात सुधार दी। वुवे पास भी रिकैप्चर हो चुका था। जनरल लिन हैरान रह गया। उसने पूछा कि फिर केवल इतने कम सोल्जर्स वापस क्यों आए। जोई ने बताया कि इस कैंपेन में सोल्जर्स घायल जरूर हुए, लेकिन एक भी सोल्जर मारा नहीं गया। 4000 सोल्जर्स अभी भी वुवे पास पर स्टेशन थे। जनरल लिन ने पूछा कि बिना एक भी सोल्जर खोए यह कैसे संभव हुआ। तब जोई ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई। पिंगलियांग में चियानयोंग से कलेक्ट करवाए गए 3000 खितान आउटफिट्स इसी काम के लिए थे। जोई ने केवल उन सोल्जर्स को चुना जो खितान लैंग्वेज बोल सकते थे। फिर उसने 3000 सोल्जर्स को कैटल और शीप के साथ आगे भेजा।
इन डिस्गाइज्ड सोल्जर्स ने कोलिशन की सपोज्ड ग्रेट विक्ट्री की झूठी खबर सुनाकर वूवे पास के डिफेंडर्स को भरोसा दिलाया कि वॉर जीत ली गई है। रात में सेलिब्रेशन के दौरान डिफेंडर्स नशे में धुत हो गए और गेट खोल दिया। तभी जोई ने बाकी 2000 सोल्जर्स को अंदर भेज दिया और दोनों ग्रुप्स ने मिलकर अचानक हमला कर दिया। इस तरह वूवे पास बिना बड़ी लड़ाई के उसके हाथ में आ गया। जनरल लिन उसकी स्ट्रैटेजी से दंग रह गया। जोई ने कहा कि अगर उसने गार्ड्स के पूरी तरह सो जाने का इंतजार किया होता तो 400 वूंडेड सोल्जर्स भी नहीं होते। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद भी जोई अपनी गलतियों और कैजुअल्टीज पर ध्यान दे रहा था। जनरल लिन ने महसूस किया कि शायद इसी वजह से जोई हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहता है। अब वूवे पास सुरक्षित था और श्योंगनू के लिए साउथ की ओर बढ़ना लगभग असंभव हो गया था। जनरल लिन ने जोई की मिलिट्री कमांड की प्रशंसा की और कहा कि उसकी गवर्निंग एबिलिटी उससे 100 गुना बेहतर है। उसने यह भी कहा कि जोई लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और दोनों काउंटीज के लोग उसके आभारी हैं। लेकिन इसी समय लिन जेन्युआन के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसे लगा कि अगर जोई जैसा व्यक्ति पूरे लोगों का रूलर बन जाए तो शायद चेन किंगडम बदल सकता है। लेकिन यह सोचते ही उसे याद दिलाया गया कि लिन फैमिली ने जेनरेशंस तक इंपीरियल फेवर पाया है और एम्परर के खिलाफ ऐसी ट्रीजनस थॉट रखना गंभीर अपराध हो सकता है। वूवे पास के फॉल की असली वजह भी सामने आई। खितान सोल्जर्स ने वेवे गार्ड की आर्मर पहनकर गेट खुलवाया था। अब सवाल था कि हजारों सेट्स ऑफ आर्मर आखिर पास से बाहर किसने निकाले और एनिमी के साथ कल्यूजन किसने की। दूसरी तरफ पिंगजियांग के फार्म से 3 साल में पाले गए 10,000 कैटल में से अब 1,000 से भी कम बचे थे। फिर भी जोई ने कहा कि अगर कैटल खत्म हो गए तो वे 3 साल में फिर 10,000 कैटल तैयार कर लेंगे। तभी एक अर्जेंट मैसेंजर पहुंचा। उसने खबर दी कि खितान किंग अशिना बातू मारा गया है। वो पिंगजियांग काउंटी में जोई की फायर ऑक्स फॉर्मेशन के नीचे मारा गया था। युद्ध के दौरान लोगों को पता भी नहीं था कि एनिमी आर्मी का असली कमांडर कौन था। अब यह साफ हुआ कि कॉलिशन को खितान किंग बातू और शोंगनू प्रिंस अतामू लीड कर रहे थे। लेकिन अतामू मरा नहीं था, उसे जिंदा कैप्चर किया गया था। इसी समय टुओबा लाय जोई से मिलने आया। उसने बताया कि पिछली बार जोई ने उससे खितन थ्रोन के बारे में जो सवाल पूछा था, अब उसका जवाब उसके पास है। फायर ऑक्सन के पीछे भागते हुए खितन किंग को देखकर उसके मन में पहली बार उसकी जगह लेने की इच्छा पैदा हुई थी। अब वो साफ कह रहा था, वह खितान का किंग बनना चाहता है। टुओबा लाय ने कहा कि अकेली उसकी ट्राइब के बल पर यह संभव नहीं होगा, इसलिए उसे जोई की मदद चाहिए। लेकिन उसने कैप्चर्ड पॉपुलेशन को देने से इनकार कर दिया। जोई ने समझाया कि अगर वो 1 लाख से ज्यादा प्रिजनर्स टुओबा लाय को दे देगा तो पूरे स्टेप में यह साबित हो जाएगा कि टुओबा लाय ने चेन किंगडम के साथ कल्यूजन किया है। इतनी बड़ी हार के बाद बाकी ट्राइब्स सबसे पहले उसी पर हमला करेंगी। इसके बदले जोई ने उसे ग्रेन देने का प्रस्ताव दिया। उसकी योजना साफ थी, पहले छोटे और कमजोर ट्राइब्स को अब्जॉर्ब करो, फिर बड़े ट्राइब्स को, और आखिर में रॉयल कोर्ट पर कब्जा करो। टुओबा लाय ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया। जोई ने उसे फ्यूचर किंग ऑफ द खितान कहकर संबोधित किया और कहा कि थ्रोन पर बैठने के बाद पिंगजियांग काउंटी के भाइयों को मत भूलना। टुओबा लाय ने हेवेंस के सामने ओथ लिया कि किंग बनने के बाद वो कभी चेन किंगडम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जोई के साथी को शक था कि अगर टुओबा लाय सच में किंग बन गया तो भविष्य में वही सबसे बड़ा थ्रेट भी बन सकता है। जोई ने जवाब दिया कि जल्दबाजी में उसे खत्म करने की जरूरत नहीं, फिलहाल वो टाइम के बदले स्पेस ले रहा है। उत्तर में अब एक नया बीज बोया जा चुका था। दक्षिण से ट्रिब्यूट की तैयारी का संकेत दिया गया और फिर एक ऑमिनस घोषणा सुनाई दी। एज्योर स्काई खत्म हो चुका है, येलो स्काई राइज करेगा। इसके बाद जियाजी ईयर और ग्रेट फॉर्च्यून अंडर हेवन का उल्लेख हुआ, मानो आने वाले समय में पूरे संसार के राजनीतिक हालात एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो सब्सक्राइब रहने पर आपको उसकी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट सीजन जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना सपोर्ट बनाए रखना।